और बच्चों का चेहरा दिखेगा तो वो एक बार सवाल भी बीच बीच में पूछते रहेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना? जी 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 बिल्कुल या। हाँ, तो एक बार सभी टीचर प्रिंसिपल जुड़े हैं, जैसे भी जुड़े हैं, अपने फोन का एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हमें पता चलता रहे कि आप कॉल पे बच्चे कैसा बच्चों का पार्टिसिपेशन है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों को ना। मंजित सर यू कैन स्टार्ट। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज हम भाई नीट का केमिस्ट्री का आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन इट। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। बहुत आसान है ये थ्योरी। इसके अंदर जस्ट एक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कवर करनी है और आपको सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं 2 to 3%, नॉट ओनली 2, 3% तक कई बार इसका वेटेज रहा है क्वेश्चंस के अंदर। लास्ट 5 ईयर के अंदर 2 से 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं नीट के अंदर भी। तो देखिए भाई, सबसे पहले शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने टाइप के हैं मैं आपको शुरू से करवाने वाला हूँ, मतलब इन द बिगिनिंग। उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस आप खुद ताकि कर पाए सारी थ्योरेटिकल एट लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। इसके अंदर क्वेश्चंस कवर नहीं होते हैं जो शुरू में आपको बताया जाएगा। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूल। हम मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। एंड यू नो अबाउट वेरी वेरी वेल अबाउट मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूल कम से कम 2 एटम से मिलकर बनता है। और देखिए हमारा अभी तक का जो लेवल रहा है केमिस्ट्री का, जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन और जो थोड़ा बहुत हम सोल्व कर पाए हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऑर्बिटल्स को, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास अभी तक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जो 2 एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं, उसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे हम। उससे ज्यादा हायर जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और आपके सिलेबस में तो बिल्कुल नहीं है ना। हम वहीं तक अभी तक थोड़ा अच्छे लेवल पर उसको कंप्लीट कर पाए हैं। तो सिग्मा ऑर्बिटल एंड पाई ऑर्बिटल, 2 एटम से कम मिलकर और क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो 2 एटम है आपके पास, मान लीजिए एक एटम ए है, एक एटम बी है। इसके अंदर मान लीजिए एक ऑर्बिटल है, इसमें भी एक ही है, 1s समझ लेते हैं। 1s इसमें है, 1s इसमें है ना। 2 ही ऑर्बिटल है, तो इनसे बनेंगे भी 2 ऑर्बिटल। एक ये बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 एटम मिक्स होंगे और अगर उनके पास 2 ही मॉलिक्यूल थे, 2 ही ऑर्बिटल थे, तो 2 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। तो दोनों के दोनों बॉन्डिंग नहीं बनते, एक बॉन्डिंग बनता है, एक एंटी बॉन्डिंग बनता है। सभी मॉलिक्यूल्स में ऐसा चलता है। ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सबसे बेसिक आइडिया। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड भी बनेंगे, पाई बॉन्ड भी बनेंगे, जैसे वीबीटी में बनते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड सिग्मा ऑर्बिटल बनाएगा, पाई बॉन्ड पाई ऑर्बिटल बनाएगा, है ना। और सिग्मा बॉन्ड के बॉन्डिंग भी बनेंगे और एंटी बॉन्डिंग भी बनेंगे, सेम एज इट इज। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है सिग्मा ऑर्बिटल। तो सिग्मा ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। बीएमओ का मतलब है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो है लाइक ए वेव और लाइक ए पार्टिकल दोनों तरह से बिहेव करता है। इन बिटवीन आता है ना, ये बहुत छोटा है कि हम इसको सिर्फ वेव कह दें, ना ये बहुत बड़ा है कि हम इसे पार्टिकल मान ले। तो ये वेव और पार्टिकल दोनों तरह से बिहेव करता है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसको वेव मानकर बनाई गई है। तो वेव एज ए वेव इसके फीचर्स को डिफाइन करते हुए हमने इसके ऊपर इस थ्योरी को बनाया साइंटिस्टों ने, है ना। तो सिग्मा क्या होता है? सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब जब 2 वेव आपस में जुड़ रही हो, जब वो दोनों वेव जुड़ जाती हैं, उनका एम्पलीट्यूड हाई हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन वेव है, उनका एम्पलीट्यूड हाई हो गया, दोनों जुड़ गई, उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर पाई बना रहा है तो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब ये 2 वेव के जुड़ने से बनते हैं और जब वेव जुड़ती हैं तभी बॉन्ड बनता है। ये दोनों बॉन्ड को बनाने में हेल्प करती है। अब दूसरा देखिए, एंटी बॉन्डिंग, जिन पे स्टार लगा हुआ है। तो सिग्मा भी एंटी बॉन्डिंग बनाएगा और पाई भी एंटी बॉन्डिंग बनाने वाला है ना। तो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई स्टार मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कब बनेंगे? जब 2 इलेक्ट्रॉनिक वेव आपस में जुड़ने की बजाय डिस्ट्रक्टिव हो, एक दूसरे को अपोज करें वो,
है ना। तो यानी कि वो बॉन्ड को बनने नहीं देंगी। जब ऐसी वेव आपस में जुड़ती हैं, मतलब जब आपस में पास आती हैं, दे विल नॉट कंबाइन, वो जुड़ेंगे नहीं, वो एक दूसरे को रिपेल करती है। और इस रिपल्शन से जो ऑर्बिटल बनते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, वेव इज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, है ना, यानी इलेक्ट्रॉन। तो वेव जो इलेक्ट्रॉन है वो जब एक दूसरे को रिपेल करता है तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। और अगर इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया तो बॉन्ड नहीं बनेगा, और अगर बॉन्डिंग में गया तो बॉन्ड बनेगा। अब इनका एक एनर्जी लेवल होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो यही इसका मेन बेसिक थ्योरी है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले भाई इनकी शेप बात करते हैं। अब शेप कैसी होती है? सिग्मा बॉन्ड हमें पता है एस और पी ऑर्बिटल, और दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। पाई सिर्फ पी ऑर्बिटल बनाता है, ये आप पहले से जानते हैं, है ना। तो एस एस जब जुड़ेंगे, जब ये बॉन्डिंग बनाएंगे तो ये ओवल शेप, अंडाकार शेप ले लेंगे, ठीक है। और इसको बोलेंगे सिग्मा, यानी बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और स्टार लग जाए तो एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा। यही दोनों अगर माइनस हो जाए, यहाँ देखो दोनों जुड़ रहे थे, वेव दोनों ऐड हो गई, यहाँ दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, वेव आपस में डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एक दूसरे को, नेगेटिवली फैला रही है ना, नेगेटिविटी। तो यहाँ नेगेटिव है तो ये कुछ एक दूसरे से ऐसे दूर हट जाएंगे, है ना। और ये होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा का ही बनेगा तो सिग्मा के ऊपर स्टार लग जाएगा, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरह से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं। इन ऑर्बिटल की शेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरेटिकली आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको डाल रखा है। जो इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट यू शुड हैव टू लर्न दिस, है ना। जो डायग्राम है याद करना है और कुछ भी नहीं। आगे देखते हैं पी ऑर्बिटल। जब पी ऑर्बिटल आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं आमने सामने से, तो उसको सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जब वो साइड से ओवरलैपिंग करते हैं, ऐसे जुड़ते हैं, है ना, तो वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ये आमने सामने से जुड़ रहे हैं तो हम इसको सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। तो यहाँ पर 2p जेड एक्सिस, पी जेड, जो जेड एक्सिस होती है, देखो पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों पर 3 ऑर्बिटल होते हैं। जो एक्स एक्सिस वाले, वाई एक्सिस वाले और जेड एक्सिस वाले, तीनों की एनर्जी सेम होती है, डी जनरेट ऑर्बिटल होते हैं तीनों, शेप भी सेम है, एनर्जी भी सेम है ना। तो हम इसमें किसको एक्स एक्सिस पर माने? अगर मैं उस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा दूं, एक्स एक्सिस बदल जाएगी, उसकी वाई एक्सिस बदल जाएगी, जेड एक्सिस बदल जाएगी, और उनकी शेप एकदम सेम है, एक जैसे दिखते हैं, ट्रिपलेट है वो, एक जैसे, है ना। तो अगर वो तीनों एक जैसे दिखते हैं तो भाई हम कैसे कहें कि एक्स कौन सा, वाई कौन सा, जेड कौन सा? किसी को भी मान लो, किसी को भी, एक ही बात है। लेकिन जब बॉन्ड बनाते हो, दो मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल आपस में आमने सामने, जो सबसे पहले पी एक्सिस के आमने सामने वाले ऑर्बिटल सबसे पहले जो आमने सामने आएंगे एक दूसरे के, उसको हम पी जेड ऑर्बिटल मानते हैं। पी जेड, एक्स और वाई नहीं मानते उसको। ये कन्वीनियंस के लिए है, आपके कन्वीनियंस के लिए, हमारे कन्वीनियंस के लिए, और साइंटिस्टों ने इसको ऐसा ही माना है। तो वी शुड हैव टू टेक केयर ऑफ अबाउट दैट, है ना, हमें इसकी ध्यान रखना होगा। तो पी जेड ऑर्बिटल जो है वो आमने सामने आकर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो दोनों पी जेड ऑर्बिटल जब पॉजिटिव और पॉजिटिव वेव आपस में जुड़ते हैं, इन द फेस हम जिसको बोलते हैं, तो ये पॉजिटिव जो है वो ओवल शेप, अंडाकार शेप बनाएगा, और जो नेगेटिव ऑर्बिटल्स हैं वो थोड़े छोटे हो जाएंगे और दूर हट जाएंगे थोड़े से, है ना। और ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड। सेम टू सेम जब ये दोनों जुड़ने की बजाय, जब इसका पॉजिटिव एंड और इसका नेगेटिव एंड आपस में जुड़ेंगे, मतलब ये आउट ऑफ फेस चलेंगे, डिस्ट्रक्टिव होंगे या माइनस लगेगा, यूं समझ लीजिए, है ना। और इसको दिखाते हैं कि ऐड भी दिखा सकते हो, एक ही चीज है, नथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। तो ये जब नेगेटिव और पॉजिटिव एंड एक दूसरे के सामने आते हैं, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव एंड का साइज जो है छोटा होता है, डिस्ट्रक्टिव वेव जो है वो डिस्ट्रॉय अप हो रही है, उसका एम्पलीट्यूड डिस्ट्रॉय हो रहा है, हाइट जो है वेव की वो कम हो रही है यहाँ पर, इसीलिए इसको डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड डिस्ट्रॉय होता है, तो इसके अंदर ये दोनों छोटे लोब और बड़े लोब जो है वो आउट ऑफ द, ये है आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से दूर चले गए, इसलिए ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे। जो न्यूक्लियस के पास रहते हैं इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड बनाएंगे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन तो यहाँ घूमेंगे, तो ये न्यूक्लियस से दूर घूमेंगे, तो ये बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं करेंगे। तो इसलिए ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 2p जेड। तो देखिए सिग्मा के 2 ऑर्बिटल बने, एक एस ने बनाया, एक पी ने बनाया। पी जो बनाता है वो भी 2 ऑर्बिटल बनाता है, सिग्मा 2p जेड और सिग्मा स्टार 2p जेड। एस जो बनाएगा वो भी 2 ऑर्बिटल बनाएगा, है ना। यहाँ तक सबको क्लियर है भाई? जस्ट डायग्राम में यू शुड हैव टू लर्न दैट। यस गाइस, आप थम्स अप कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, एज यू आर कन्वीनियंट बोल भी सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो अब पी ऑर्बिटल क्या बनाएगा? हमने पहले पी ऑर्बिटल को हेड टू हेड ओवरलैपिंग करवा दी, अब साइडवेज ओवरलैपिंग करवाएंगे। तो साइडवेज ओवरलैपिंग से क्या बनेगा? साइडवेज ओवरलैपिंग से सिग्मा की जगह पर यहाँ पर पाई बॉन्ड बनने वाला है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जब एंड और नेगेटिव नेगेटिव एंड आपस में ओवरलैप करते हैं 2px तो ये बनेगा, ये पॉजिटिव ऊपर, ये दोनों ओवल शेप टाइप में बनेंगे, ठीक है। थोड़ा बनाना शेप बनेगी ये, नॉट ओवल शेप, कुछ इस तरह से।
और यहाँ पर भी कुछ इस तरह से, है ना। तो ये दोनों जो है वो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो ये पाई बनेगा पाई टू पी एक्स, सेम टू सेम पाई टू पी एक्स का सिग्मा स्टार भी बनेगा, ये एक्स ही है सिग्मा स्टार। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव एंड ऑफ द पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते तो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हट जाते हैं। देखिए यहाँ से थोड़ा एक दूसरे से दूर हट गए हैं, जब ये एक दूसरे से थोड़ा दूर हट गए, एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं, यानी कि इनका जो वेव है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। दिस विल बिकम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये होगा पाई स्टार टू पी एक्स। ठीक है, जस्ट शेप है तो आपको ये याद रखनी है, दैट्स इट। चलिए अब आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो अब भाई वहां तक तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं कभी प्रीवियस ईयर्स के अंदर, कभी कभी कोई गलती से कोई पूछ ले अलग बात किसी शेप के ऊपर, वरना नहीं आता। लेकिन ये जो टेबल है इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जनरली नॉट ऑलवेज। तो यहाँ देखिए इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा स्टार, यहाँ स्टार लगेगा, ठीक है, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई स्टार। एंटी बॉन्डिंग का मतलब स्टार जरूर लगाना, आपको ये याद रख लेना, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है वो जिरेड होता है। जिरेड का मतलब इसमें ये सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्री, इसमें सिमेट्री होगी मॉलिक्यूल में, ये सिमेट्री को कंटेन करेगा। और जो अनजीरेड है, अनजीरेड का मतलब ये सिमेट्री को अनसिमेट्रिकल होगा, ये सिमेट्री को कंटेन नहीं करेगा। सेम पाई जो है वो कंटेन नहीं करता, लेकिन पाई स्टार सिमेट्री को कंटेन करता है, ये आपको याद रखना। अब ये सिमेट्री क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास में, डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास में। अभी बता देता हूँ सिमेट्री का मतलब क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, कई तरह की एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कई तरह की सिमेट्री होती है ना। सिमेट्री का मतलब है कि अगर किसी मॉलिक्यूल को किसी भी तरह से दो बराबर हिस्सों में काटा जा सके, किसी भी तरह से दो इक्वल पार्ट्स में काटा जा सके, डिवाइड किया जा सके, और दोनों इक्वल पार्ट एक दूसरे पर मतलब एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो, तो हम उसको बोलते हैं सिमेट्री। वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है। तो ये सब सिमेट्री आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, बट जनरल नॉलेज के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, उसे दो बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है। सिग्मा स्टार वाले जो होते हैं वो नहीं होते सिमेट्रिकल, ऑर्बिटल की शेप जो हमने अभी ऑर्बिटल की है वो सिमेट्रिकल नहीं होते। पाई वाले जो है वो भी सिमेट्रिकल नहीं होते, लेकिन पाई स्टार जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है। मतलब सिग्मा और पाई स्टार ये दोनों सिमेट्रिकल, जिरेड और बाकी दोनों पाई स्टार और सॉरी सिग्मा स्टार और पाई ये दोनों अनसिमेट्रिकल। बस ये याद रखना, ये टेबल याद होनी चाहिए, सभी को याद है, हो गई होगी, है ना। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट इज दैट। The question is on your screen. Which of the following is an ungeared orbital? इनमें से कौन सा ungeared orbital है? जस्ट पीछे वाली टेबल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। तो प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग मुझे लिख सकते हैं ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कुछ भी जो आपको सही लगता है, फिर मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। जल्दी से देखिए भाई, आपके पास 10 सेकेंड है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है, दैट इज बी। एनीवन एल्स, कोई और भी है स्टूडेंट जो आंसर देना चाहता है? यस गाइज, नहीं है कोई भी आंसर देने वाला? चलो ठीक है, अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। यस बेटा, यू आर राइट। तो देखिए कैसे राइट है वो पहले सबसे पहले बात करते हैं। मैंने बोला था सिग्मा वाले क्या होते हैं, सिग्मा वाले तो जीरेड होते हैं, सिमेट्रिकल, है ना। सिग्मा स्टार अनजीरेड होता है, ये अनजीरेड है, ठीक है। फिर पाई स्टार क्या होता है, जीरेड होता है, पाई स्टार हमने किया था, है ना। एंटी बॉन्डिंग इसका जीरेड होता है, पाई वाला अनजीरेड होता है। तो ये भी सिग्मा सॉरी जो अकेला पाई होगा वो अनजीरेड होगा, पाई स्टार होगा वो जीरेड होगा। यहाँ पर भी पाई स्टार है, यहाँ पर भी पाई स्टार है, ये सारे जीरेड है। तो ये सब जीरेड है। अनजीरेड कौन सा है, सिर्फ एक ही अनजीरेड है, दैट इज बी। बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको आंसर दे रखा है इन्होंने, दैट्स इट। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब आपको क्या क्या सिखाती है, हमने इसके ऑर्बिटल देख लिए, जीरेड अनजीरेड देख लिया, शेप देख ली ऑर्बिटल से। अब इसके बारे में अगर आपको पता लग जाए तो ये क्या क्या आपको पता लगेगा। कलर क्या है कंपाउंड का, ये आप डिटरमाइन कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर वो होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर, ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ये बता सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर डिस्कस करने वाले हैं। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, ट्रिपल होगा तो और छोटी हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। बॉन्ड लेंथ, अब बॉन्ड ऑर्डर पता लग गया तो बॉन्ड लेंथ बता देंगे। स्टेबिलिटी,
अगर कोई मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है तो ज्यादा स्टेबल है, डबल बॉन्ड है तो कम स्टेबल है, ऑब्वियस है तो स्टेबिलिटी भी बता देगा। एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं ये भी बता देगा। क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन सब चीजों के बारे में बताती है। कलर जो है वो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, नो वरी अबाउट दैट, बाकी की चीजें हम यहीं पर डिफाइन करने वाले हैं। तो देखिए भाई, अब आपके सामने जो स्लाइड है वो मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड ऑफ द क्लास है। तो देखिए इसमें क्या कहता है, ये अगर आपको आ गई समझ लेना एमओटी आ गई, अगर ये आ गया समझ लो एमओटी आ गई। अब ये क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा है, किस चीज की लिख रहा है, मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा रही है, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होते हैं किसी मॉलिक्यूल में। तो वहां देखिए 1 to 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगर 1 से 14 इलेक्ट्रॉन किसी सिस्टम में आते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरी जाएगी, अंडर 14 मान सकते हैं आपसे, याद करने का तरीका है ना। जो 14 ईयर तक के बच्चे होते हैं थोड़े से शरारती होते हैं, 10th पास करने के बाद अप्रोक्सीमेटली सभी बच्चों की एज जो 14 प्लस हो जाती है, थोड़े समझदार हो जाते हैं, कॉलेज में जाके थोड़ा और सब समझदार हो जाते हैं ना, और मास्टर कोर्स में वो बिल्कुल मैच्योर बच्चे बन जाते हैं। तो लाइक दैट यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम वही है। अगर मॉलिक्यूल में 14 तक के इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग तरह से भरी जाएगी, थोड़ा सा शरारती होंगे तो इसलिए उल्टा पुल्टा ऑर्डर हो जाएगा, हल्का सा लिटिल लिटिल। लेकिन अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो सभी अपने नॉर्मल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो 14 से ज्यादा में नॉर्मल ऑर्डर क्या होता है, तो देखो सबसे पहले सिग्मा 1s भरा जाता है। सिग्मा 1s, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सारे बाकी सारे रूल वही फॉलो होंगे, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आने वाले एक ऑर्बिटल में, आउटबाउ प्रिंसिपल, मल्टीपल हुंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, तो वो सब के सब सेम रूल रहने वाले हैं। तो पहला है सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 1s के बाद अगर सिग्मा 1s होगा तो सिग्मा स्टार 1s होगा डेफिनेटली, फिर आएगा सिग्मा 2s, एस ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, तो सिग्मा 2s बन गया तो सिग्मा स्टार भी बनेगा, तो सिग्मा स्टार 2s बन जाएगा। तो ये 1s और 2s ऑर्बिटल हो गए, इसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर हाइयर, फिर हाइयर, फिर हाइयर, ये एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है। इसके बाद में क्या बनेगा, अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो 2p आ गया ना, अब सिग्मा 2p, और यहाँ सिग्मा वाला ऑर्बिटल यानी कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड बनेगा 2p जेड एक्सिस में। इसके बाद फिर पाई बॉन्ड बनेगा 2px और 2py, 2 पाई बॉन्ड बन सकते हैं 2px और 2py, और दोनों बराबर होंगे, इनका एनर्जी लेवल बराबर होता है, ज्यादा ज्यादा 2 पाई बॉन्ड बन सकते हैं, हमें ये पता है ना, 2 से ज्यादा भी होते हैं, हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। तो हम अभी तक साइंटिस्ट जो वो 5 पाई बॉन्ड मतलब 5 बॉन्ड बना चुके हैं एक सिग्मा विद 4 अदर बॉन्ड्स, पाई के बाद आता है डेल्टा से और फिर ओमेगा बॉन्ड बनते हैं ना, तो वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, यहाँ का टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब क्योंकि सिग्मा बन गया तो सिग्मा स्टार बनना चाहिए, बट सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे लास्ट होती है, सबसे हाई होती है, तो पाई बन गए 2, तो पाई स्टार भी 2 ऑर्बिटल बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई 2px और पाई 2py, पाई स्टार 2py, ये दोनों बन गए, और लास्ट में आएगा सिग्मा स्टार 2p जेड ऑर्बिटल, ये सबसे लास्ट एनर्जी होगी। अगर ये आपको याद हो गया ऑर्डर, समझ लो बस एमओटी खत्म, सिर्फ इतनी लाइन में एमओटी खत्म हो जाती है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था, क्या, अगर 14 से ज्यादा तो ये वाला सिस्टम फॉलो होता है, बिल्कुल सही है, ये पूरा सिस्टम यही फॉलो होगा। लेकिन अगर 14 से कम हो तो क्या होता है, तो देखो ये जो ऑर्बिटल्स है ना, एक ये वाला ऑर्बिटल और ये 2 ऑर्बिटल, ये आपस में स्प्लिट हो जाएंगे, मतलब पाई वाले ऑर्बिटल पहले आ जाएंगे और सिग्मा वाला बाद में चला जाएगा, सिर्फ इतना चेंज आएगा। अगर ये 14 से कम है तो 14 से कम वाले बच्चे शरारती होते हैं ना, हमने अभी बोला है ना, तो वैसा कुछ, जैसे मैं यहाँ भी इसको मेंशन कर देता हूँ, देखो 1s सिग्मा स्टार 1s 2s, यहाँ तक तो ऑर्डर बिल्कुल सेम है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सेम टू सेम। नीचे वाला ऑर्डर भी बिल्कुल सेम है, आप नीचे वाला ऑर्डर देखिए, ये वाला नीचे वाला ऑर्डर पाई स्टार और 2px है ना, और ये 1s स्टार 2s स्टार, ये वाला ऑर्डर दोनों में सेम है, कोई टेंशन नहीं है। जो चेंज ऑर्डर है वो देखो क्या है चेंज, सिर्फ ये है, पहले पाई 14 तक के अगर इलेक्ट्रॉन्स है, 14 तक अगर इलेक्ट्रॉन है, पहले पाई बॉन्ड की एनर्जी भरी जाएगी। बॉन्ड बनेगा कौन सा, पहले तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा यही, बट इसकी एनर्जी हाई हो जाती है, क्यों, अंडर 14 इलेक्ट्रॉन थोड़ा रिपेल करते हैं एक दूसरे को, रिपल्शन की वजह से सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी हाई और पाई वाले की थोड़ी डाउन चली जाती है। 14 है ना, न्यूक्लियस छोटा, न्यूक्लियस का साइज छोटा है एटम्स का, इसलिए ज्यादा पास आने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन की वजह से स्प्लिट हो जाती है एनर्जी, दैट इज इट, इस वजह से। तो अंडर 14 में ऐसा होगा। 14 से अबव वालों में क्या होगा, 14 से अबव वालों में ये सिग्मा बॉन्ड पहले बनता तो यहाँ पर भी पहले है, बट इसकी एनर्जी अब सिग्मा की कम है और पाई वालों की ज्यादा हो जाती है, बस ये वाला डिफरेंस है। इतना याद रखिए, अगर ये आपको याद हो गया, डायरेक्टली हम क्वेश्चन उठाएंगे और आपका सारा एमओटी क्लियर, दैट्स ऑल, एवरीथिंग इज क्लियर।
यस गाइज, यहां तक सबको क्लियर है ना बेटा? यस, प्लीज थम्स अप और चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए, है ना? क्लियर है, ठीक है। अगर किसी का कोई डाउट है तो डाउट भी पूछ सकते हैं। राजवंत कौर संधू, बेटा आपका कोई डाउट है कि आपने हैंड रेज किया है? थम्स अप कीजिए अगर समझ आ गया तो, हैंड रेज मीनिंग कि आपको कोई डाउट है। इज दिस? यदि डाउट है तो पूछ सकते हैं, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डाउट हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम सीधा कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और आपकी एमओटी कंप्लीट हो जाएगी। यानी पीछे वाली स्लाइड मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं फिर से दिखा देता हूं। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट खींचना है या फिर नोटबुक पे नोट करना है तो ये नोट कर लीजिए, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको फिर से लिखेंगे, तो नो वरी अबाउट दिस। तो मैं अब इसको फिर से लिखने वाला हूँ। देखो इसने क्या पूछा, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और फिर इससे हम सारा कुछ निकालेंगे कि इसमें बाकी की प्रॉपर्टीज कैसे निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले आपको एक चीज याद रखनी है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव दिया इसने, बट मैं सबसे पहले O2 के अंदर इलेक्ट्रॉन देखूंगा। मुझे अंडर 14 वाला रूल लगाना है या अबव 14 वाला रूल लगाना है। उसके लिए मुझे क्या देखना है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल कौन सा है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होंगे, न्यूट्रल वाले के। तो मैं न्यूट्रल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा। एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं, दोनों ऑक्सीजन में 16 होंगे। 16 क्या आता है? 14 से ज्यादा आता है, डेफिनेटली 14 से ज्यादा वाला रूल अप्लाई होगा, ठीक है? वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब आप +1 -1 +2 -2 -3 कुछ भी कर सकते हैं। तो +2 करेंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके अंदर, तो ये आ जाएगा 18। तो यहाँ पर मैं अब 2 नेगेटिव लगा सकता हूँ। अब 18 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, सिंपल सिंपल। तो 1s सिग्मा, 1s इसमें 2 लिखेंगे, फिर सिग्मा स्टार 1s इसमें भी 2 आएंगे, फिर सिग्मा 2s इसमें 2 आएंगे, फिर सिग्मा स्टार 2s इसके अंदर भी 2 आएंगे। इसके बाद क्या था, अब 14 से ज्यादा वाला मतलब पहले सिग्मा 2p z भरा जाएगा, तो सिग्मा 2p z इसमें 2 आएंगे, फिर पाई 2px इक्वल पाई 2py। एक्स और वाई हमेशा बाद में होते हैं, जेड एक्सिस पहले भरी जाती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग इसी में होती है। तो यहाँ कितने हो गए भैया? 8। तो यहाँ तक भरे जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स तक, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। 2 10 तो 12 2 14, है ना? पहले एक एक भरिए, फिर 2 2 भरिए, ऐसे करना है, क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल है। 14 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने, तो 18 भरने हैं। अब पाई स्टार भी भरा जाएगा इसका मतलब, है ना? तो पाई स्टार 2p x इक्वल होगा पाई स्टार 2p y के। इसमें भी 2, मतलब इसमें एक भरता हूँ, फिर इसमें एक भरता हूँ। अभी भी पूरे नहीं हुए, 16 हुए हैं, अब एक एक और भर दो। इसमें 2 हो गए, इसमें भी 2 हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन टोटल आ गए। दैट्स इट। तो 18 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है ये क्वेश्चन, आपको ये बताना है ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। अब इसके अंदर हमने ये देखने वाले हैं। तो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक कैसे देखेंगे? सारे के सारे बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, और एंटी बॉन्डिंग जिन पे स्टार लगा है वो एंटी बॉन्डिंग है, उनको काउंट कर लो। तो करते हैं काउंट भाई। एंटी बॉन्ड पहले बॉन्डिंग वाले करते हैं। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे सबसे पहले। बॉन्ड ऑर्डर क्या? सबसे पहले बॉन्डिंग वाले काउंट करते हैं। 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है? ये सारे बाकी स्टार वाले हैं, तो बॉन्डिंग वाले हो गए 10। 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले स्टार वाले 2 4 2 6 और 2 8। 8 है एंटी बॉन्डिंग में स्टार वाले, स्टार वालों को माइनस कर दो, डिवाइड में आएगा 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2/2 इक्वल आया 1। यानी कि ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव हो तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होता है, और दोनों ऑक्सीजन पर 1 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव। ये आपका एक्चुअल में मॉलिक्यूल बनता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है। और O2 में कितना होता है हमें पता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। तो अगर ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल देन O2 2 नेगेटिव, इससे ज्यादा स्टेबल है, डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक का मतलब है मैग्नेट इसको रिपेल करेगा, और वो कब होता है? जब सभी ऑर्बिटल्स में 2 2 इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ पर कोई भी ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो? नहीं, सारे ऑर्बिटल में 2 2 है। इसका मतलब ये डायामैग्नेटिक है, और मैग्नेट इसको रिपेल करेगी। तो हर सब्सटेंस डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक होता है यूनिवर्स में। हम भी ऐसे ही हैं, पेन मेरा ये भी ऐसा ही है, हर चीज ऐसी ही है। तो हाँ, सभी चीजों को मैग्नेट रिपेल या अट्रैक्ट तो नहीं करती, करती है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जब यूज करेंगे तब आपको पता लगेगा यूनिवर्स में सभी चीजें या तो डायमैग्नेटिक हो सकती है या पैरामैग्नेटिक, अगर उनमें इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर एक अलग बात है ना। तो मैटर इलेक्ट्रॉन तो पक्का मिलेगा, फंडामेंटल पार्टिकल। तो भाई ये डायमैग्नेटिक हो गया, और ये क्या हो गया? इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। अब आगे बात करते हैं। ये सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने जो आपको लिख के दिखाई वही चीज यहाँ पर बताई है ना।
नेक्स्ट अब PYQs करते हैं, प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस जो आपके आए हुए हैं उन्हीं की डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, the molecular orbital diagram of the molecule N2 positive, the number of electron in sigma 2p orbital is, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने तो सीधी सी बात है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सबसे पहले N2 लिखेंगे, N2 में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन वाला रूल अंडर 14 वाला रूल अप्लाई होगा, है ना। अब ये याद रख लेना। न्यूट्रल में देखते हैं, अब क्योंकि इन्होंने पॉजिटिव दिया है तो अब एक माइनस कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, 13, अब हमें 13 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। देखेंगे न्यूट्रल वाला रूल, यहाँ से रूल अप्लाई होता है, यहाँ प्लस या माइनस हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अगर प्लस हो जाता तो आप कहते सर 15 हो गया, तो हम क्या 14 से अबव वाला रूल अप्लाई करेंगे, नहीं 14 वाला रूल अप्लाई होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर 14 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखते हैं जरा बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, आप भी मेरे साथ लिख सकते हैं, इसके अंदर 2 आएंगे, इसमें भी 2 आएंगे, फिर सिग्मा 2s आएगा, फिर सिग्मा स्टार 2s आएगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, फिर इसके बाद क्या आएगा भाई, 14 वाले में पहले पाई भरा जाता है, पाई 2px, पाई 2py, उसकी एनर्जी लो होती है, बनेगा तो पहले सिग्मा ही, याद रख लेना, फिर आएगा सिग्मा 2pz ऑर्बिटल। तो यहाँ देखिए 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 8 के बाद 14 भरने, 8 और 2 10 और 2 12 और एक 13, तो 2p के अंदर उसने इलेक्ट्रॉन पूछे थे सिग्मा 2p में। देखो सिग्मा 2p में जेड भले ही ना लिखे हो, लेकिन वो तो हम लिखते हैं एक्सिस, एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इज द राइट ऑप्शन। यस, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ये डायमैग्नेटिक हो गया पैरामैग्नेटिक, बताइए जरा। दिस विल बी पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कम से कम एक ऑर्बिटल हो, एक से ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ऑर्बिटल पक्का मिलेगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दैट इज इट। ओके गाइज, अब इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए क्या निकलेगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल काउंट करो, 2 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, 9 इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग में, तो 9 बॉन्डिंग में है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 4, बस 4 ही है, दैट्स इट। 4 है एंटी बॉन्डिंग में, डिवाइड में 2, तो कितना आया 5/2, कितना आएगा 2.5, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये सबको पता है ना, लेकिन यहाँ N2 जो N2 पॉजिटिव है, N2 पॉजिटिव के अंदर ट्रिपल नहीं 2.5 बॉन्ड है, 2.5 बॉन्ड है भाई, यानी N2 जो है N2 पॉजिटिव से ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें ज्यादा बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड, ये बताती है MOT। और ये पैरामैग्नेटिक है, और N2 जो होगा वो डायमैग्नेटिक होगा, उसमें सब में 2-2 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ टाइप ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम इन कैल्शियम कार्बाइड, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस्ड पर क्वेश्चन है भाई। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस कार्बन पर नेगेटिव है और दूसरे कार्बन पर भी नेगेटिव है, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव होता है, हमें पता है, तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है, और ये ओवरऑल ये 2 नेगेटिव होंगे, है ना, दोनों कार्बन। तो इस तरह से इसके अंदर ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इज कि आपको बताना है टाइप ऑफ बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं, तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन में और 2 पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन के सामने है, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज इट, नथिंग स्पेशल इन इट। तो ये मत सोचा करो कि आपको MOT करवाई जा रही है तो उसमें स्ट्रक्चर बेस्ड तो क्वेश्चन आया नहीं था, ये तो आएगा ही नहीं, ये एक्सेप्शंस आते हैं, इनको पहले से माइंड में सेटअप करके रखा कीजिए, अपनी DPP कंप्लीट कीजिए, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, है ना। नाउ द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। तो यहाँ देखिए क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन नहीं करता, अनपेयर्ड नहीं है ना। तो हम सबसे पहले O2 की बात करते हैं, O2 नेगेटिव, ये हमने बनाया था ना, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी थी, तो सिग्मा, एरो नहीं लगाऊंगा मैं इसमें, ठीक है, O2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, इसके अंदर देखो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर इसके बाद सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फर्दर फिर सिग्मा बनेगा, क्योंकि ये कितना आ रहा है भाई, इसमें 16 + 2 इलेक्ट्रॉन्स है, याद रख लेना, 16 मतलब 14 से ज्यादा आ रहा है, तो पहले सिग्मा 2pz बनेगा, इसके अंदर 2 आएंगे, फिर पाई 2px इक्वल होगा पाई 2py, और इसमें भी 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कितने हो गए 8 2 10 2 12 और 2 14, है ना। अभी पाई स्टार भरा जाएगा 2px, और फिर यहां पर स्टार लगेगा, फिर पाई स्टार 2py, है ना। 15 16 17 18 18 हो गए पूरे, सारे के सारे पेयर्ड है, यानी डायामैग्नेटिक है, ठीक है। और क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो इसमें तो नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर बात करते हैं, अब देखो जरा, अब आसान हो जाएगा अपने लिए, O2 का भरना है, O2 का मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, एक यहां से, O2 में है, यस, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे O2 में, पैरामैग्नेटिक होता है ऑक्सीजन, तो ये सही है।
फिर N2 पॉजिटिव का, अभी पीछे हमने भरा था N2 का, पीछे वाला क्वेश्चन देखिए, ये रहा N2 पॉजिटिव। N2 पॉजिटिव में क्या था, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, तो N2 पॉजिटिव एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर N2 पॉजिटिव के अंदर भी वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें तो है अनपेयर्ड, है ना, तो डज नॉट कंटेन जिसमें नहीं है ना, तो इसमें नहीं था, O2 में हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, देखते हैं। तो देखिए किसमें नहीं है, तो देखो भाई O2 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, O2 पॉजिटिव में नहीं है, और N2 के अंदर भी इलेक्ट्रॉन था, हमने अभी देखा, और B2 में, B2 के अंदर क्या होगा, B2 यानी कि अब देखो जरा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे, 8 तो ये भरे जाएंगे, इसके बाद ये 14 से कम है तो पहले पाई इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ना, 14 से कम पहले पाई वाले भरे जाएंगे, तो दोनों में एक एक आएगा, तो यानी इसमें भी इन दोनों में एक एक आएगा, ये तो भरा ही नहीं जाएगा, इन दोनों में एक एक, तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें B2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं होगा, तो O2 विल बी द राइट ऑप्शन, दैट विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास गाइस, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो बेटा, यस, एनीवन हैव एनी डाउट, किसी को डाउट है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मे आई लीव द क्लास सर? यस सर, यस, आई गेस किसके भी डाउट्स नहीं है, सो या, ओके, थैंक यू सो मच। ऑलराइट क्लास, सो लेट्स हैव अ लुक द बायोलॉजी कंपोनेंट नाउ, ठीक है, सो हमारा बायोलॉजी वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो आई थिंक आप लोगों के जो मेजर डाउट्स आपके यहाँ पे आए थे बायोलॉजी के अंदर, वो आपके रिलेटेड थे इन टर्म्स ऑफ माय लाइक क्रेब्स साइकिल, रेस्पिरेशन प्लांट्स के रिलेटेड। सो रेस्पिरेशन प्लांट्स, क्रेब्स साइकिल के रिलेटेड आपके यहाँ पे डाउट्स आए थे, तो उनको हम यहाँ पे देखेंगे एंड विल ट्राई टू सॉल्व दैट थिंग। सो नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। आई होप आपको मेरी आवाज आ रही है, एंड इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है देन यू कैन लाइक राइट इन द चैट, या आप अनम्यूट करके अपने लाइक क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। ओके, सो आपके जो कलेक्टिव डाउट्स उनमें से एक सबसे कॉमन था वाज कमिंग फ्रॉम द रेस्पिरेशन प्लांट्स, एंड इन दैट आल्सो आपका क्रेब्स साइकिल वाज वन ऑफ द कंसर्न व्हिच वाज देयर इन योर लाइक इन द डाउट्स, ठीक है। सो हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे रेस्पिरेशन प्लांट्स के बारे में, तो यहाँ पे हम लाइक स्पेसिफिकली पढ़ेंगे अबाउट द क्रेब्स साइकिल। सो क्रेब्स साइकिल समझने के पहले हम यहाँ पे एक चीज जानते हैं कि आपका उसके पहले वाला जो आपका यहाँ पे इवेंट होता है वो आपका यहाँ पे कौन सा होता है। तो आप एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्रेब्स साइकिल जानने के पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्रेब्स साइकिल में हम क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्या हम वहाँ पे सबस्ट्रैक्ट यूज करते हैं वहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि आपका सबसे पहला इवेंट जो आपका यहाँ पे होगा दैट विल बी ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, जनरली यू विल गेट टू सी कि आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे होगा दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू योर पायरुवेट। सो ग्लूकोज को हम बेसिकली यहाँ पे कन्वर्ट करते हो आपके पायरुवेट के अंदर, और ये इवेंट आपका होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये चीज आप क्लियरली याद रखिएगा आप लोग सब यहाँ पे कि ग्लाइकोलाइसिस का जो आपका प्रोसेस हो रहा है ये आपका हमेशा होगा दैट विल बी हैपनिंग इन द साइटोप्लाज्म। ये प्रोसेस आपका हमेशा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये काफी स्मॉल चीजें हैं लेकिन यू विल फाइंड देम एज अ क्वेश्चन एज वेल इन द नीट एग्जाम। सो आपका पायरुवेट आपका बन जाएगा यहाँ पे। एक और चीज याद रखना कि जब आपका ग्लाइकोलाइसिस रन किया जा रहा है तो आपको पायरुवेट तो मिलता ही है, यू बेसिकली गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट ओवर हियर। उसके साथ साथ यू आल्सो गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। आपको यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल एटीपी की आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज समथिंग हैपेंस इन ग्लाइकोलाइसिस। 10 स्टेप रिएक्शन है लेकिन हम इसे अभी यहाँ पे समझेंगे नहीं बिकॉज आपका मेनली आपका जो कंसर्न था व्हिच वाज रिलेटेड टू योर क्रेब्स साइकिल्स। विल जस्ट सी ओवर हियर कि यहाँ पे आपका ग्लूकोज विल कनेक्ट टू पायरुवेट एंड दैट विल बी हैपनिंग इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब एक बार आपका यहाँ पे पायरुवेट बन गया, एक बार आपका यहाँ पे पायरुवेट बन गया, अब इस पायरुवेट को हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे क्रेब्स साइकिल के अंदर। अब याद रखना अगर आपके सेल के अंदर इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अगर आपके सेल के अंदर इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देन आपका ये पायरुवेट एंटर करता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नाउ लेट्स सी, याद रखना आपका क्रेब्स साइकिल हमेशा रन किया जाएगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया में कहां पे स्पेसिफिकली आपका होगा क्रेब्स साइकिल? सो इन द माइटोकॉन्ड्रिया यू विल फाइंड द क्रेब्स साइकिल विल टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स। ये आपका हम लोग रन करेंगे आपके मैट्रिक्स के अंदर। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपका क्रेब्स साइकिल आपका रन किया जाएगा आपके मैट्रिक्स के अंदर। सो दिस इज अ साइट जहां पे अपना क्रेब्स साइकिल आप यहाँ पे रन करोगे। तो बेसिकली आपका यहाँ पे होता क्या है, यू विल फाइंड आपका पायरुवेट आपका यहाँ पे बन चुका है, राइट, वो आपने बना लिया था आपके ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। अब वो पायरुवेट आपका मैट्रिक्स में एंटर करेगा एंड देन वहां से आपके कुछ रिएक्शंस चालू होंगे एंड दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग इन द क्रेब्स साइकिल। तो चलिए देखते हैं कि क्रेब्स साइकिल में एक्चुअल में होता क्या है।
याद रखना जो इवेंट आपका ये हो रहा है दैट इज हैपनिंग इन द मैट्रिक्स, सो दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। और आपका जो क्रेब्स साइकिल होता है इट इज अ पार्ट ऑफ माय एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आपके सेल के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स नहीं है, अगर आपके सेल के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स नहीं है, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि आपका क्रेब्स साइकिल आप यहाँ पे आप रन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रन एनी काइंड ऑफ क्रेब्स साइकिल, सो यू नीड ऑक्सीजन, तभी आपका यहाँ पे ये प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा। कलेक्टिव बात याद रखना कि यहाँ पे जो कुछ भी हम यहाँ पे कर रहे हैं अल्टीमेटली आप चाहते हो कि यहाँ पे आपके एटीपीज बने, सो दैट इज वन ऑफ द स्टेप, दिस क्रेब्स साइकिल इज वन ऑफ द स्टेप, जिसके बाद आपको लाइक एंड में आप लाइक आफ्टर दिस यू कैन रन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उसके बाद आपको काफी ज्यादा अमाउंट में आप यहाँ पे एटीपी बन के आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम पहले क्रेब्स साइकिल को यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अब आपका यहाँ पे क्या होगा। सो नाउ यू विल फाइंड क्रेब्स साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज माय ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या आप इवन इसे कहते हो एज अ सिट्रिक एसिड साइकिल। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे ही मेरा पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है, जो सबसे पहली चीज आपकी वहां पे हो रही है कि मेरा पायरुवेट जो यहाँ पे होगा दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू माय एसिटाइल कोए। सो जो भी मेरा यहाँ पे पायरुवेट था जो मेरा एंटर किया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये आपका कन्वर्ट किया जाएगा आपके एसिटाइल कोए के अंदर, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू माय एसिटाइल कोए। अब जब ये आपका प्रोसेस आपका यहाँ पे हो रहा है, जब पायरुविक एसिड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे एसिटाइल कोए के अंदर, तो ये करने के लिए आपका यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज माय पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा और इस एंजाइम की वजह से आप इसे कन्वर्ट करोगे आपके एसिटाइल कोए के अंदर। अब एक चीज याद रखना, काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी तक आपका क्रेब्स साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तक आपका क्रेब्स साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ है, आपने पायरुवेट को अंदर लेके गए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंड नाउ यू हैव कन्वर्टेड दैट इनटू एसिटाइल कोए, इसके बाद आपका क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगा। तो ये जो रिएक्शन हमने यहाँ पे करा है, यहाँ पे वेयर द पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोए, इसको हम इवन कहते हैं एज अ लिंक रिएक्शन, इसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ लिंक रिएक्शन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज माय लिंक रिएक्शन। और जब ये लिंक रिएक्शन आपका किया जाएगा, जब आपका रिएक्शन किया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो याद रखना यहाँ पे दो चीज आपको याद रखनी है। यू हैव टू नो कि यहाँ पे आपका एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आपका यहाँ पे रिलीज किया जाता है, एक CO2 का मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, और आपका यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH आपको यहाँ पे बन के मिलेगा। सो विल फाइंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ माय NADH, सो एक NADH आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देयर इज अ मॉलिक्यूल ऑफ NADH व्हिच हैज बीन फॉर्मड ओवर हियर, और एक CO2 मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे आपको रिलीज किया जाता है। तो ये दो इवेंट्स आपके होते हैं लिंक रिएक्शन के टाइम पे। तो याद रखना लिंक रिएक्शन में क्या हो रहा है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए, और ये करने के लिए आपके यहाँ पे एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज आपके यहाँ पे इन्वॉल्व है, और इस स्टेप पे CO2 मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे रिलीज हो रहा है एंड यू आर आल्सो फाइंडिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ NADH इज गेटिंग फॉर्म्ड। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या होगा, सो देयर इज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड। अब यहाँ पे आपका साइकिल चालू होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। आपका जो एसिटाइल कोए है, सो एसिटाइल कोए जो आपका यहाँ पे लाइक बन चुका है अल्टीमेटली, अब ये क्या करेगा, सो दिस एसिटाइल कोए विल कंबाइन विद माय ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो यहाँ पे जो आपका एसिटाइल कोए है ये आपका कंडेंस होगा, या आप सिंपली याद रख सकते हो एज ये आपका कंबाइन करेगा विद माय ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो चलिए हम इसे यहाँ पे देख लेते हैं कि मेरा सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या है, कंडेंसेशन ऑफ माय एसिटाइल ग्रुप, कंडेंसेशन ऑफ माय एसिटाइल ग्रुप विद योर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। और जब मेरा एसिटाइल ग्रुप ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का कंडेंस करेगा, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ माय सिट्रिक एसिड। सो सबसे पहला प्रोडक्ट जो आपका यहाँ पे बनता है दैट इज माय सिट्रिक एसिड। अब क्योंकि आपका सबसे पहला प्रोडक्ट यहाँ पे सिट्रिक एसिड बनेगा, इसलिए हमारे साइकिल को हम इवन यहाँ पे बोलेंगे एज अ सिट्रिक एसिड साइकिल। सो दैट इज व्हाई दिस साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज माय सिट्रिक एसिड साइकिल, भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, जिसको हम इवन कह सकते हैं यहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो आपका पहला प्रोडक्ट आपका यहाँ पे बन चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, मेरा जो सिट्रिक एसिड मेरा यहाँ पे बना है, this will now convert into my isocitrate. So my citrate now will convert over here into my isocitrate. तो ये isomerize होके ये बनाएगा मेरा एक और प्रोडक्ट यहाँ पे, that is my isocitrate. तो यहाँ तक तो चीजें आपके यहाँ पे काफी सिंपल है। एसिटाइल कोए आया, कंबाइन किया ऑक्सैलोएसिटिक के साथ, सिट्रेट बना, सिट्रेट विल गिव राइज टू माय आइसोसिट्रेट। ठीक है, अब आइसोसिट्रेट बनने के बाद अब इसके बाद जो आपके यहाँ पे रिएक्शन होंगे उनको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, दे आर लाइक स्लाइटली इंपॉर्टेंट ओवर हियर, क्योंकि अब आपको यहाँ पे मिलेंगे आपके NADH मॉलिक्यूल और आपका यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल आपका रिलीज होगा। सो आपको याद रखना है कि जब भी आप क्रेब्स साइकिल पढ़ रहे हो, यू हैव टू काउंट कि आपके कितने NADH और कितने CO2 मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, और उसमें भी NADH को याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। सो विल सी दैट कि टोटल आपके NADH यहाँ पे कितने बनेंगे। याद रखना आपका सिट्रिक एसिड साइकिल, आपका क्रेब्स साइकिल चालू होता है इस स्टेप से, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेप इट विल स्टार्ट। सो बेसिकली इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जब मेरा एसिटाइल कोई कंबाइन करता है OA के साथ,
यहां से मेरा सिट्रिक एसिड साइकिल चालू होगा। तो इसको आप अकाउंट में मत लीजिएगा, दिस विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ माय सिट्रिक एसिड साइकिल। हाँ, ये कन्वर्जन आपका हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बट आपका साइकिल चालू हो रहा है जब मेरा एसिटाइल ग्रुप कंबाइन करता है मेरे ऑक्सिलर एसिटिक एसिड के साथ। ठीक है, अब इसको हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको बनेगा, आपका यहाँ पे सिट्रेट बनेगा, सिट्रेट कन्वर्ट इनटू माय आइसोसिट्रेट। अब आइसोसिट्रेट आपका यहाँ पे कन्वर्ट होगा, इट विल लाइक विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम इट विल कन्वर्ट इनटू योर अल्फा कीटोग्लूटारेट। तो आपको यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है कि आपका आइसोसिट्रेट आपके यहाँ पे कन्वर्ट होगा इनटू योर अल्फा कीटोग्लूटारेट। यहाँ पे आपका हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन, उसके साथ साथ एक और चीज आपके यहाँ पे हो जाएगी, दैट इज माय डीहाइड्रोजिनेशन। सो दो चीजें आपके यहाँ पे होंगी, एक तो डीकार्बोक्सिलेशन आपके यहाँ पे होगा एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल आल्सो फाइंड योर डीहाइड्रोजिनेशन भी आपका यहाँ पे होता है। तो ये दो चीजें आपकी हो रही है ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन। अब आपको याद रखना है कि जब ये मेरा कन्वर्जन होगा तो आपको दो चीजें यहाँ पे मिलती है, टू थिंग्स आर हैपनिंग ओवर हियर। पहली चीज, आपका यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आपके यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आपके यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, और दूसरी चीज यहाँ पे आपको मिलेगा कि एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH आपके यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है, राइट। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH इज गेटिंग फॉर्म, सो एक NADH मॉलिक्यूल आपको बनते हुए आपको मिलेगा, एक CO2 मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे रिलीज हो रहा है इन दिस पर्टिकुलर स्टेप। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, यू हैव टू काउंट कहाँ पे क्या चीज आपके यहाँ पे बन रही है। तो ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 3, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ माय आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट, जहां पे आपका CO2 आपका रिलीज होगा और उसके साथ साथ डीहाइड्रोजिनेशन भी आपके यहाँ पे होगा। सेम इवेंट आपका होता है विद द अल्फा कीटोग्लूटारेट। आपका जो अल्फा कीटोग्लूटारेट आपके पास है यहाँ पे, दिस विल कन्वर्ट इनटू माय सक्सिनाइल CoA, ये आपका कन्वर्ट किया जाएगा आपके सक्सिनाइल CoA के अंदर। अगेन इस स्टेप के ऊपर सेम चीज आपके यहाँ पे होगी, यू विल फाइंड द सेम थिंग हैपनिंग इन दिस स्टेप एज वेल। यहाँ पे भी आपका एक CO2 मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे रिलीज किया जाएगा और यहाँ पे भी आपका एक NADH मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। तो ये दो इवेंट्स आपके यहाँ पे सक्सेसफुली आपके यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना, आप यहाँ पे इसके अंदर भी देख सकते, यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल, कि जैसे ही आपका यहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है, लेट्स हैव अ लुक, जब आपका आइसोसिट्रेट कन्वर्ट किया जाएगा आपके अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर, तो आपके यहाँ पे एक NADH आपको बन रहा है यहाँ पे, एंड यू आर फाइंडिंग CO2 इज गेटिंग रिलीज। सिमिलरली जब मेरा अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट होता है मेरा सक्सिनाइल CoA के अंदर, अगेन वहां पे मेरा NADH यहाँ पे रिलीज होगा, बनेगा एक मेरा, एंड CO2 इज गेटिंग रिलीज ओवर हियर। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। अब हमने क्या देखा, हमारा सक्सिनाइल CoA यहाँ पे बन चुका है। अब एक और चीज याद रखिएगा कि हम इन चीजों पे फोकस इसलिए करते हैं हर एक स्टेप के ऊपर, बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। नीट के अंदर कई बार वो लोग सिंपली आपको ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन से रिएक्शन के अंदर आपका NADH फॉर्मेशन आपको होते हुए आपको मिल जाता, या विच ऑफ दिस स्टेप्स आई वांट टू शो डीकार्बोक्सिलेशन, जहां पे CO2 आपका रिलीज हो रहा है। सो दैट इज व्हाई ये सारे स्टेप्स आपको याद रखना आपके लिए यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपके यहाँ पे सक्सिनाइल CoA बन चुका है। सो नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव अल्टीमेटली फॉर्म द सक्सिनाइल CoA आपका यहाँ पे बन चुका है। सो यहाँ पे हमने ये लिखा है, इज फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड देन द सक्सिनाइल CoA। तो सक्सिनाइल CoA मेरे यहाँ पे बन चुका है। अब देखते हैं कि इसके साथ यहाँ पे हमारा क्या होगा। तो सक्सिनाइल CoA now will convert into my succinic acid या succinate। So मेरा जो succinyl CoA मेरा यहाँ पे है, now it will convert into my succinic acid, या जिसे हम even succinate भी बोल सकते हैं, राइट। अब जब ये कन्वर्जन मेरा यहाँ पे हो रहा है तो आपको यहाँ पे एक एडवांटेज होगा, या आपको यहाँ पे एक फायदा होगा। फायदा क्या होगा, you will get a molecule of GTP, you will get a molecule of GTP। So GTP is like an energy molecule, जैसे आपका ATP होता है वैसे आपका GTP भी आपका यहाँ पे एक एनर्जी मॉलिक्यूल ही है। याद रखना, सक्सिनाइल CoA आपका कन्वर्ट होगा आपके सक्सिनिक एसिड के अंदर, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज बीन फॉर्म। एक बहुत ही लाइक अगेन इंपॉर्टेंट इवेंट है आपके क्रेब्स साइकिल के दौरान। आपसे अगर पूछा जाए कि जब आपका क्रेब्स साइकिल रन किया जाता है एक सिंगल साइकिल में, तो आपके कितने ATP या कितने एनर्जी मॉलिक्यूल आपको मिलते हैं, देन यू कैन आंसर देम 1 एनर्जी मॉलिक्यूल आई बी गेटिंग इन अ 1 साइकिल। तो GTP मेरे यहाँ पे सिंथेसाइज होगा, राइट। और जब मेरा रिएक्शन के टाइम पे, during the reaction when the GTP is getting formed, जब मेरा एक एनर्जी मॉलिक्यूल जो मेरा बनता है, चाहे वो GTP हो या मेरा ATP हो, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। याद रखना, जब एक रिएक्शन, जैसे हमने यहाँ पे देखा हमारा रिएक्शन हुआ, हमारा सक्सिनाइल CoA कन्वर्ट किया गया इनटू द सक्सिनिक एसिड, तो जब ये मेरा कन्वर्जन हुआ तब आपको क्या मिला, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ माय GTP मॉलिक्यूल। तो जब आपका एक केमिकल रिएक्शन के टाइम पे व्हेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ एनर्जी मॉलिक्यूल, तो उस स्टेप को या उस रिएक्शन को मैं बोल सकता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपका यहाँ पे हो चुका है और आपको यहाँ पे आपका GTP मिल चुका है। तो ये स्टेप आपको यहाँ पे याद रखना है। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा, देन यू हैव द स्टेप नंबर 6, ऑक्सीडेशन ऑफ माय सक्सिनेट, जो हमारा बना है यहाँ पे सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट, इनटू माय फ्यूमेरेट। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे हमारे फ्यूमेरेट के अंदर। अभी ये जो हमारा स्टेप है ये भी काफी इंटरेस्टिंग हमारा स्टेप होगा, क्योंकि जब मेरा सक्सिनेट यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा फ्यूमेरेट के अंदर,
सो अगेन मुझे यहाँ पे कुछ नई चीज बनते हुए मुझे यहाँ पे मिलेगी, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ माय FADH। तो ये स्टेप पे मुझे मिलेगा देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ माय FADH। तो यहाँ पे मेरा FADH फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिलेगा। अभी तक हमने NADH बनाए थे, यहाँ पे मुझे FADH बनते हुए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज समथिंग आल्सो यू हैव टू नो कि कौन से स्टेप पे क्या बन रहा है, वो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। नाउ उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, देन यू विल फाइंड दैट माय फ्यूमेरेट विल कन्वर्ट इनटू माय मैलेट। फ्यूमेरेट मेरा होगा, मेरा मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आप इसे रिएक्शन में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सो आपको यहाँ पे सक्सिनेट जो आपका यहाँ पे था, द सक्सिनेट व्हिच वाज बीइंग प्रेजेंट ओवर हियर, ये मेरा कन्वर्ट किया गया एंड देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ माय फ्यूमेरेट। तब आपको यहाँ पे FADH2 मिल गया आपका यहाँ पे, एंड देन आपका जो फ्यूमेरेट यहाँ पे था, देन ये मेरा कन्वर्ट होगा मेरे मैलेट के अंदर। अब इस स्टेप के ऊपर आपको कुछ मिलता नहीं है, देयर इज नो लाइक एडिशनल थिंग आपको यहाँ पे मिलेगी, बट जो मेरा लास्ट स्टेप यहाँ पे होगा, द लास्ट स्टेप इज माय मैलेट विल कन्वर्ट इनटू माय ऑक्सिलोएसिटिक एसिड। जब मेरा ये लास्ट स्टेप जो मेरे यहाँ पे होता है, इस स्टेप के अंदर मुझे NADH फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। सो एंड माय मैलेट विल कन्वर्ट इनटू माय ऑक्सिलोएसिटिक एसिड। ये टाइम पे याद रखना, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ माय NADH। सो एक और NADH मॉलिक्यूल मुझे यहाँ पे मिल जाता है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो माय ऑक्सीडेशन ऑफ माय मैलेट टू OAA, जब ये किया जाएगा, जब मेरा मैलेट कन्वर्ट होगा इनटू माय OA, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम याद रखना देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ माय NADH मॉलिक्यूल। तो इस स्टेप पे आपको NADH बनते हुए आपको मिल जाएगा। तो आपको अब काउंट करना है कि आपके कौन से स्टेप पे आपको NADH मिले थे और कौन से स्टेप पे आपको मिले थे FADH। तो FADH तो आपको सिर्फ एक ही स्टेप पे मिल जाए, ओनली वन पर्टिकुलर स्टेप विल हैव द FADH फॉर्मेशन। उसके अलावा आपको 3 स्टेप्स मिलेंगे, 3 रिएक्शन आपको मिलेंगे जहां पे आपका NADH आपका बन रहा है क्रेब्स साइकिल। तो चलिए उसे हम यहाँ पे एक बार देखते हैं। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हो, नाउ यू कैन वेरी क्लियरली सी कौन से मेरे यहाँ पे 3 स्टेप्स। सो एक तो मेरे जब मेरा आइसोसिट्रेट से जब मेरा अल्फा कीटोग्लूटाराइड बन रहा था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, ये आपको तब मिल जाता है यहाँ पे। देन दूसरा मॉलिक्यूल आपका बन जाता है जब मेरा अल्फा कीटोग्लूटाराइड कन्वर्ट्स इनटू माय सक्सिनाइल CoA, तब मुझे मिल जाता मेरा यहाँ पे एक और NADH बनता हुआ। एंड देन जब मेरा मैलेट कन्वर्ट किया जा रहा था ऑक्सिलोएसिटिक एसिड के अंदर, तब एक और मेरा यहाँ पे NADH मुझे बन के यहाँ पे मिल जाता। तो याद रखना, द नंबर ऑफ NADH व्हिच हैव बीन फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ सिंगल साइकिल ऑफ लाइक TCA साइकिल और सिंगल क्रेब्स साइकिल, तो आपका नंबर यहाँ पे आपका आता है 3, राइट। अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पे मेरी ATPs कितनी बन रही है, मेरा एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ पे कितना बन रहा है, देन आपका यहाँ पे आंसर आएगा एनर्जी मॉलिक्यूल मेरे यहाँ पे बन रही है 1। तो मेरे यहाँ पे सिर्फ सिंगल GTP मेरा यहाँ पे बन रहा है एक साइकिल के टाइम पे। सो 1 इज गोइंग टू बी माय GTP मॉलिक्यूल व्हिच इज बी फॉर्म, राइट। अगर आपसे कोई पूछता है कि FADH कितना बन रहा है, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी 1। सो 1 FADH विल बी फॉर्म इन अ सिंगल साइकिल। तो ये चीज आपको याद रखनी है जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यू कैन वेरी क्लियरली सी ओवर हियर कि आपका क्रेब्स साइकिल के टाइम पे आपका प्रोडक्ट आपको यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। एक ATP या GTP जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पे, GTP आपको मिल रहा है, 3 NADH, 1 FADH एंड 2 बार आपका हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन। दैट मींस 2 CO2 मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे रिलीज किए जा रहे हैं, ठीक है। एक तो आपका हो रहा है जब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटाराइड बनेगा, और दूसरा जब आपका अल्फा कीटोग्लूटाराइड से आपका सक्सिनाइल CoA बनेगा तब। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू नो। अब याद रखना, आपका एक पायरुवेट जब होता है, जब आपका एक पायरुवेट हम यहाँ पे यूज करते हैं, जब आपका एक पायरुवेट साइकिल रन करता है, तो ये सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो दिस आर द थिंग्स यू विल गेट आफ्टर द 1 पायरुवेट विल रन द साइकिल। याद रखिएगा कि जब मेरा ग्लाइकोलाइसिस खत्म होता है तो आपको 2 पायरुवेट मिलते हैं, दोनों एक साथ एंटर नहीं करेंगे क्रेब्स साइकिल के, दोनों लाइक टर्न लाइक 1 बाय 1 दे विल एंटर द क्रेब्स साइकिल। तो ये नंबर आपका डबल हो जाएगा, ठीक है। सो अगर 2 पायरुवेट यहाँ पे आ रहे हैं, देन द नंबर विल बिकम ऑब्वियसली द नंबर विल बिकम डबल ओवर हियर। सो ये चीज आपको याद रखनी है कि आपके पायरुवेट एंटर करके आपके क्रेब्स साइकिल में आपको ये सब बना के देगा। रिएक्शन पे यहाँ पे क्या बन रहा है, व्हाट इज बीन फॉर्म्ड इज समथिंग यू हैव टू नो ओवर देयर, दैट शुड बी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड, राइट। और कौन से स्टेप पे, लाइक व्हिच आर द स्टेप्स वेयर यू आर फाइंडिंग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपका हो रहा है, या आपका डीकार्बोक्सिलेशन आपका हो रहा है। ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द क्रेब्स साइकिल। नाउ एक दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। लेट्स ट्राई टू सी फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर कि नीट में इसके और बेस सी क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलाइसिस में से आपके काफी अच्छे अमाउंट में आपके क्वेश्चंस आते हैं, लाइक दे आर माय हॉट टॉपिक्स। सो लेट्स ट्राई टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे क्रेब्स साइकिल में से यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन मेरे यहाँ पे बन के आते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टन ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल। सो कितने बार मेरा होता है यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन अ 1 टन ऑफ माय साइट्रिक एसिड साइकिल। तो जब एक टन मेरा रन करते हैं तो कितने बार होता है मेरे यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो अब आप मुझे बताइए इसके अंदर। सो एनी वन ऑफ यू कैन जस्ट रेज योर हैंड और जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर दिस क्वेश्चन। अगर आप में से कोई, लाइक आई नो ऑल ऑफ यू आर सिटिंग इन द स्कूल, सो अगर आप अनम्यूट करके आंसर बोल सके आप में से कोई, सो लाइक आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हियर दैट। एनीवन वांट टू आंसर दिस? क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? कितने बार हो रहा है मेरे यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, या मैं बोलूँ यहाँ पे
हाँ जी, किसी ने चैट में आंसर किया हुआ है, वेरी गुड। सो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने पूछा गया है कि कितने बार आपके यहाँ पे लाइक जीटीपी बन रहा है। जब जीटीपी बन रहा था उसे हम बोल देते हैं यहाँ पे एज अ सबस्ट्रैट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एंड यस द आंसर इज गोइंग टू बी 1। सिर्फ एक ही बार मेरा यहाँ पे होगा मेरा सबस्ट्रैट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क यू। उसमें आपको कई बार वो लोग ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेप पे हो रहा था ये, so they can also ask you that. So that is why all those things has to be remembered. Then 2022 का ये क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने। What is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted into the 2 molecule of pyruvic acid? हमने ये पहले स्लाइड पे देखा था, जब आपका ग्लूकोज कन्वर्ट किया जा रहा है आपके पायरुविक एसिड के अंदर, तो आपको नेट गेन एटीपी आपका यहाँ पे कितना हो जाता है। So इसका भी आंसर आप मुझे फटाफट बता सकते हो। ABCD क्या इसके अंदर आंसर आ सकता है? So I know you are all sitting in the school, but you can still like chat में आप अपना आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। And the answer over here is going to be your option B. Yes. So 2 ATP आपको यहाँ पे मिलते हैं। You will get 2 ATPs after your glycolysis. ये आपका होता है नेट गेन का ATP का 2 ATP आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। याद रखना ग्लाइकोलाइसिस पहले होगा, उसके बाद ही क्रेब्स साइकिल आपका यहाँ पे होगा। ग्लाइकोलाइसिस रन करते समय डिपेंड नहीं करता, मैटर नहीं करता कि आपके पास whether you have oxygen molecules or not, right? But Krebs cycle करने के लिए you need to have oxygen molecules. You need to have oxygen molecule, then only you can run the Krebs cycle. अब ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है। अभी हमने क्या देखा है पिछले कुछ सालों के अंदर कि नीट एग्जाम के अंदर आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा आ जाते हैं। सो यू गेट टू सी अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। तो उनमें से एक ये है, सो विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे रॉन्ग है फॉर योर क्रेब्स साइकिल? तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हो। चलिए हम स्टेटमेंट यहाँ पे देखते हैं। पहला स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे क्या है? देयर इज वन पॉइंट इन द साइकिल वेयर द FAD इज रिड्यूस्ड टू FADH2। ये बात तो आपकी यहाँ पे ट्रू है। देयर इज गोइंग टू बी ट्रू स्टेटमेंट। एक ही आपका स्टेप होता है, एक ही आपका रिएक्शन होता है जहां पे आपका FAD विल कन्वर्ट इनटू माय FADH2। तो यस, ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे सही होगा। ओके, देन स्टेटमेंट भी मेरा यहाँ पे क्या कह रहा है? ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल CoA टू सक्सिनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज्ड। ये बात भी मेरी यहाँ पे सही है कि हाँ बिल्कुल, जब आपका कन्वर्जन हो रहा होता है तब आपका एक ही GTP आपका पे बनेगा, राइट। द साइकिल स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ एस्टाइल ग्रुप विद पायरुविक एसिड टू गिव सिट्रिक एसिड। तो स्टेटमेंट सी पता है मेरा यहाँ पे क्या कह रहा है? द साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एस्टाइल ग्रुप विद पायरुविक एसिड। ये बात आपके यहाँ पे गलत है, क्योंकि आप जानते हो आपका एस्टाइल ग्रुप कंडेंस करता है या कंबाइन करता है आपके ऑक्सिलो एसिडिक एसिड के साथ, तब आपको वहां पे साइकिल स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे दिखा गया कि एस्टाइल ग्रुप विल कंडेंस विद द पायरुविक एसिड और फिर आपका साइकिल स्टार्ट होगा एंड विल गिव यू द सिट्रिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये बात आपकी यहाँ पे हो जाती है रॉन्ग। सो दिस बिकम्स माय रॉन्ग स्टेटमेंट। ये आपका स्टेटमेंट आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आना चाहिए था आपका यहाँ पे देयर शुड हैव बीन अ ऑक्सिलो एसिडिक एसिड। अगर मेरा यहाँ पे होता तो शायद मेरा स्टेटमेंट सही हो जाता, बट ये मेरा रॉन्ग स्टेटमेंट है। एंड द लास्ट वन, देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर द NAD इज रिड्यूस्ड टू NADH। तो ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रू। ये स्टेटमेंट भी मेरे यहाँ पे सही है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि कौन से स्टेप पे क्या हो रहा है। सो ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर, क्योंकि ये मेरे यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसलिए हर एक स्टेप पे क्या हो रहा होता है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। प्लीज याद रखना, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम एस्टाइल CoA कंबाइनिंग और कंडेंसिंग विद माय ऑक्सिलो एसिडिक एसिड। उसके पहले वाला जो मेरा रिएक्शन था दैट वाज माय लिंक रिएक्शन। वो लिंक करता है आपके क्रेब्स साइकिल को ग्लाइकोलाइसिस को, जब आप पायरुवेट को कन्वर्ट कर रहे थे इनटू योर एस्टाइल CoA, राइट। तो हमने यहाँ पे देख लिया। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत सिंपल होते हैं, 2 नेम्स रेफरिंग टू द सेम थिंग। तो आपको यहाँ पे आ जाएगा we'll find your tricarboxylic acid cycle and citric acid cycle are the two, both the names are going to mean the same thing, ठीक है। then जैसे आपका ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया, FADH is formed in Krebs cycle during the formation of, तो आपका FADH कब बनता है? तो ये भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा स्टेटमेंट 4, सक्सिनेट विल कन्वर्ट इनटू फ्यूमेरेट। सो ये स्टेप के अंदर आपका FADH2 फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हो सकता है, राइट। सो सिमिलरली यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, हाउ मेनी NADH and FADH are formed during the one Krebs cycle। कितने NADH कितने FADH आपके बनते हैं एक Krebs cycle के दौरान। तो याद रखना हमेशा द नंबर ऑफ NADH। अच्छा, आप में से कोई ट्राई करेगा इस क्वेश्चन को? एनीवन वांट्स टू ट्राई दिस? कितने NADH FADH कौन सा A 1 2 3 4 क्या ऑप्शन आपको लग रहा है यहाँ पे सही आएगा? Which option is going to be true over here? देखिए ध्यान से, इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके यहाँ पे हमने अभी भी काउंट किया है कि कितने NADH बन रहे हैं हमारे यहाँ पे और कितने FADH हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। सो प्लीज काउंट दैट नंबर एंड टेल मी व्हाट कैन बी द आंसर ओवर हियर। आप चैट में आंसर कर सकते हो इसका। How many NADH were getting formed during the Krebs cycle? Option 2 sir. Option 2, बहुत बढ़िया, right. So option 2 आपका यहाँ पे बनेगा as a correct answer। 3 NADH will be formed and 1 FADH will be formed। So 3 NADH और 1 FADH आपको बनते हुए मिलेगा in your during the Krebs cycle, right? तो ये नंबर याद रखना, 4 मत करना,
डोंट गो फॉर अ 4 बिकॉज जो पहला रिएक्शन है वो लिंक रिएक्शन है, उसके हम क्रेब्स साइकिल में काउंट नहीं करते हैं. सो यस, ऑप्शन 2 ओवर बिकम्स माय करेक्ट आंसर. देन यू कैन हैव, सो ये सब हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ आई जस्ट टेक योर 4-5 more minutes, right? Because again, we have like one more small session of physics as well. So I won't take more than 5 minutes. हम थोड़ा सा देखते हैं about the anaerobic respiration. ये भी एक डाउट में था, so इसको हम फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं. So जब हम बात करते हैं anaerobic respiration के बारे में, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? The event is happening after glycolysis. आपका glycolysis होने के बाद अगर आपके सेल में ऑक्सीजन नहीं है, then you can undertake the anaerobic respiration. तो इसमें आपके दो टाइप के फर्मेंटेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. एक होगा आपका यहाँ पे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा आपका यहाँ पे होगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. तो ये दो इवेंट्स आपको होते हुए मिल जाते हैं. जनरली ये इवेंट्स आपके कहाँ होंगे? दिस इवेंट विल टेक्स प्लेस इन द प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. इनके अंदर आपको फर्मेंटेशन होते हुए आपको मिल जाएगा. याद रखना, जब भी आप बात करते हो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, आपके दो टर्म्स आपको याद रखने हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. ठीक है, अब इसमें एक चीज हम देख लेते हैं यहाँ पे. लेट्स सी द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन. अब ये आपको होते मिलेगा, मेनी ऑफ द बैक्टीरियाज आर नोन टू कैरी आउट एल्कोहलिक फर्मेंटेशन. याद रखना, ये इवेंट एनिमल बॉडी में आपको होते हुए नहीं मिलेगा. यू वोंट फाइंड दैट हैपनिंग इन अस. ह्यूमंस, मैमल्स, एनिमल्स के अंदर आपको होते हुए नहीं मिलता. जनरली यू फाइंड देम ओनली हैपनिंग इन माय बैक्टीरियाज एंड सम यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. ठीक है, सो दैट इज माय एल्कोहलिक फर्मेंटेशन. तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? आपका जो पायरुविक एसिड होता है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू योर इथेनॉल. दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल. सो ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद जो आपका पायरुवेट बनता है, दैट पायरुवेट विल कन्वर्ट इनटू योर इथेनॉल, राइट. और जब ये कन्वर्जन आपका होगा तो आपका CO2 मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे रिलीज किया जाएगा. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम CO2 मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे रिलीज किया जाता है. और एक चीज यहाँ पे याद रखना आप लोग कि ये जो CO2 मॉलिक्यूल रिलीज किया जा रहा है, इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है बिकॉज फर्मेंटेशन इज वेरी वाइडली यूज इन द बेकिंग इंडस्ट्री. आपके बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर आपके फर्मेंटेशन को बहुत वाइडली यूज किया जाता है. तो कई सारे हम बैक्टीरियाज यूज करते हैं, कई सारे लाइक यूकैरियोट, सिंगल सेल यूकैरियोट्स हम यूज कर लेते हैं व्हिच कैन कैरी आउट द फर्मेंटेशन. सो ये बात याद रखना कि आपका ये जो CO2 रिलीज किया जा रहा है, इसके वजह से ही आपके जो बेक्स, आपके जो केक होते हैं, आपके जो लाइक बन होते हैं, उनके अंदर जो फ्लफीनेस आपकी आ रही होती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द CO2 रिलीज ओवर देयर. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो कि बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको ये यूज करते हो. आपको लाइक फर्मेंटेशन इज अ इवेंट प्रोसेस जो आप इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज करते हो. बेकिंग इंडस्ट्री मेरा हो गया. इवन द एल्कोहलिक इंडस्ट्री, राइट. सो डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग दिस प्रोसेस ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल. सो इंडस्ट्रियल स्केल पे से यूज करके आप कई सारे एल्कोहलिक ड्रिंक्स भी आप यहाँ पे बना सकते हो. क्विकली हैव अ लुक ओवर हियर. सो यहाँ पे आपका हो गया ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस खत्म होने के बाद आपके यहाँ पे बन गया, आपके यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट आपके यहाँ पे बन गए. अब क्या हो रहा है? दिस पायरुवेट विल इनिशियली कन्वर्ट इनटू माय एसिटाइलडिहाइड. तो ये दो स्टेप का रिएक्शन होता है. पहले आपका ये कन्वर्ट होगा एसिटाइलडिहाइड के अंदर एंड देन द एसिटाइलडिहाइड विल कन्वर्ट इनटू माय इथेनॉल, राइट. और जब मेरा पायरुवेट कन्वर्ट किया जा रहा है मेरे एसिटाइलडिहाइड के अंदर, तो वो टाइम पे मेरे मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज गेटिंग रिलीज. तब मेरा CO2 मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज किया जाएगा. सो ये बात आपको याद रखनी है. एंड याद रखना जो मेरे एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, कई बार एग्जाम के अंदर वो सिर्फ आपको एंजाइम्स के नाम पूछ लेते हैं. सो याद रखना यू हैव अ 2 स्टेप रिएक्शन. तो पहले स्टेप पे जो एंजाइम आपको यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, उसका नाम यहाँ पे होगा पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज. और जो दूसरे स्टेप पे मेरा जो यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होगा, उसका नाम यहाँ पे होगा अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज. सो मेरे दो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं टू कैरी आउट दिस रिएक्शन और अल्टीमेटली आपको यहाँ पे इथेनॉल मिलेगा. याद रखना इंडस्ट्रियल लेवल पे एल्कोहलिक ड्रिंक्स और बेकिंग इंडस्ट्री में आपका ये लाइक बहुत ज्यादा फर्मेंटेशन आपका यूज किया जाता है, राइट. फॉर एग्जांपल ईस्ट ये करेगा. आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि हम लोग बेकिंग करते समय थोड़ा सा ईस्ट डालते हैं, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्लफीनेस ऑफ द केक. दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो. अब एक और चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये बहुत सिंपल है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है. यहाँ पे आपका पायरुविक एसिड कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द लैक्टिक एसिड. सो पायरुविक एसिड विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू माय लैक्टिक एसिड. अगेन इट इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है ये. सो दैट मींस ये जब हो रहा होगा, यू डोंट नीड ऑक्सीजन. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यू विल फाइंड दैट हैपनिंग. अब ये कुछ बैक्टीरिया में आपको होते हुए मिल जाएगा. जो आप दही खा रहे होते हो, जो आपका जो कर्ड होता है, कर्ड के अंदर जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस, वो ये करते हैं. सो दे आर नोन टू कैरी आउट दिस काइंड ऑफ प्रोसेस. उसके साथ साथ इवन ह्यूमन बॉडी में ये लैक्टिक एसिड बनते हुए आपको मिल सकता है. अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो, तो आपके मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो सकता है. तो ये बात याद रखना, ह्यूमंस के अंदर, मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो सकता है. सो यू कैन फाइंड दैट हैपनिंग द मसल्स एज वेल, राइट. इसलिए आपने नोटिस किया होगा कई बार वर्कआउट करने के बाद आपको एक रेस्ट लेना पड़ता है ताकि आप ऑक्सीजन लेके लाइक यू कैन यूज दैट ऑक्सीजन टू मेक ATPs. क्योंकि अगर आपका लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन अगर आपका वहां पे हो रहा है, तो टाइम पे आपके ATPs नहीं बन रहे होते, सिर्फ वो लैक्टिक एसिड आपका इकट्ठा होगा वहां पे. सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? ग्लाइकोलाइसिस तो सब में कॉमन ही है.
जैसे आपका पायरुवेट बन गया, दिस पायरुवेट विल कन्वर्ट इनटू माय लैक्टेट एंड दैट इज माय लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। याद रखना, यस यू कैन फाइंड देम हैपनिंग इन द मैमल्स, इवन बर्ड्स, एनिमल्स बॉडी के अंदर आपको ये होते हुए मिल सकता है, वहां पे लैक्टिक एसिड इकट्ठा होगा, बट उसके साथ साथ सम बैक्टीरिया कैन आल्सो प्रोड्यूस दिस लैक्टिक एसिड, उसका भी हम लोग लाइक कमर्शियल बेनिफिट वहां से निकाल लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो। सो इन एनिमल्स व्हेन द ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, पायरुविक एसिड in the muscle cell is reduced to lactic acid. So pyruvic acid जो आपके मसल में होता है वो कन्वर्ट किया जाएगा लैक्टिक एसिड के अंदर, और एंजाइम का नाम याद रखना, एंजाइम का नाम आपके यहाँ पे रहेगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। सो दैट विल बी द नेम ऑफ द एंजाइम जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, जो आपके यहाँ पे यूज किया जाएगा। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। तो याद रखना, यू हैव योर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते समय कलेक्टिवली याद रखना दैट दिस प्रोसेस विल हैपन, राइट। या मैं बात करूं फर्मेंटेशन, चाहे एल्कोहलिक हो चाहे लैक्टिक एसिड हो, ये आपका होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर सेल में ऑक्सीजन नहीं है देन यू कैन फाइंड दिस इवेंट्स विल बी टेकिंग प्लेस, राइट। बाकी आपका जो क्रेब्स साइकिल हो गया, ETC हो गया, ये आपका तभी होगा जब आपके सेल के अंदर आपका ऑक्सीजन होगा, सो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। सो ये दो चीजें हमने यहाँ पे किए। सो ये दो चीजें मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुई थी आपके एज अ डाउट्स इन योर गूगल फॉर्म, सो दैट इज व्हाई दीस आर द टू थिंग्स यू हैव कवर्ड ओवर हियर। I will be adding few questions over here, so you can have a look at these questions as a homework later on. ठीक है? So yeah, that's it from my end. Kapish sir, आप like you are here? Kapish sir? Yes sir, yes sir. All right, ठीक है. So I'll just stop my screen share and yeah, you can join them. All right, Kapish sir, yeah. Yeah. Am I visible? Yes, yes, yes. Okay. So, hello everyone. Myself Kapish and I'll be teaching you physics here. Okay. So अभी मैंने वो फॉर्म में देखा था, जेई के लिए भी देखा था और नीट के लिए भी देखा था। तो बेसिकली दोनों स्टूडेंट्स, दोनों बैचेस के स्टूडेंट ने एक ही चीज की बात कही हुई थी बार बार, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, मतलब मोशन स्ट्रेट लाइन, ये वाले चैप्टर के बारे में सबको डाउट था, इक्वेशंस कैसे यूज करनी है किए। और कुछ बच्चों ने क्वांटिटीज के ऊपर पूछा हुआ था बच्चे कि फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज तो होती है, साथ में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ये क्या चीज है। जेई वालों ने भी यही देखा था और नीट वालों ने भी यही लिखा हुआ था। तो अभी नीट वालों के लिए ही बात कर रहे हैं, तो आओ और लास्ट में इनके क्वेश्चंस भी देख लेंगे एक मोशन में स्ट्रेट लाइन के। तो सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? आई थिंक सर लेफ्ट ओवर। यस सर, यस 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 यस, थैंक यू। तो ठीक है, 1D के बारे में हम बात कर लेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा अपना वो रिकॉल कर लेते हैं जो हमने क्वांटिटीज के बारे में आप लोगों ने डाउट पूछा हुआ है। बेसिकली क्वांटिटीज में आपने बात की हुई थी फंडामेंटल क्वांटिटीज की। देखो मैं बता ही देता हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने पढ़ी होंगी आप लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन में, साथ में आपने पढ़ा होगा डिराइव्ड क्वांटिटीज, और उसके साथ अभी तीसरी क्वांटिटीज आप पढ़ रहे हो सप्लीमेंट्री, जिसमें बच्चों को डाउट भी था। किसी को आइडिया है फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है? एनीबॉडी? यूनिट्स एंड डायमेंशन में फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिकली वो क्वांटिटीज होती हैं जो बेस क्वांटिटीज होती है, जिनको हम किसी और से डिराइव नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं लेंथ पहली बार किसी ने कहां से डिराइव किया था? किसी को पता है? लेंथ का कभी फॉर्मूला देखा है कि लेंथ को डिराइव करो? कभी आपने मैथ में देखा हो कि डिराइव करो लेंथ को? लेंथ का फॉर्मूला नहीं सुना होगा किसी ने? तो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसे किसी ने ये नहीं सुना होगा कि टाइम का फॉर्मूला डिराइव करो कहीं से? किसी ने किया आज तक टाइम का फॉर्मूला डिराइव? तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम डिराइव नहीं कर सकते, जो बेसिक हैं, जिनको हमने एज इट इज स्वीकारा है, और हाँ इनको डिफाइन जरूर कर सकते हैं लेकिन इनको डिराइव नहीं कर सकते, तो ऐसी बेसिक क्वांटिटीज इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। हमारी पास 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं। अब आ रही है डिराइव्ड क्वांटिटीज की। डिराइव्ड क्वांटिटीज नाम से ही पता लग रहा है सर ये डिराइव हुई है किसी से। जो क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव होती हैं, फंडामेंटल से जो डिराइव होते हैं उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बोलूं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ, आप सब बता देंगे, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर मैं पूछूं तो आप सब बता देंगे। कैसे डिराइव करोगे सर? डिराइव भी कर सकते हैं हम सर, लेंथ इनटू लेंथ, वो एरिया होती है ना, लेंथ का स्क्वायर। तो देखो एरिया का तो फॉर्मूला आपने डिराइव कर दिया लेंथ का स्क्वायर, लेकिन लेंथ का नहीं कर पाए। तो एरिया को आपने डिराइव किया है किससे? लेंथ से। तो एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है जो लेंथ से डिराइव हुई है। तो लेंथ कैसी क्वांटिटी थी? फंडामेंटल। एरिया फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हुई है, इसलिए एरिया कैसी क्वांटिटी हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटी।
तो जो क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल की हेल्प से डिराइव करते हैं उनको बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज और डिराइव जिनको फंडामेंटल की हेल्प से हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। अब तीसरी जो क्वांटिटी है हमारे पास वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अभी सप्लीमेंट्री क्या होती है, आप सबने पेपर में मांगा होगा ना, जब अपना पेपर कर रहे होते हो तो एक्स्ट्रा शीट मांगते हो तो बोलते हो ना सप्लीमेंट्री शीट दे दो, एक्स्ट्रा, है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ क्वांटिटीज होती थी जो ना तो फंडामेंटल के अंदर आती थी ना डेराइव्ड के अंदर आती थी, उनको बोला जाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब वो कौन सी थी, अभी मैं इसके बारे में एक फैक्ट भी बताऊंगा। वो क्वांटिटीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। बट ये क्वांटिटीज पहले सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के नाम से जानी जाती थी, लेकिन वो अब पुरानी बुक्स में अगर आप देखोगे तो अभी भी सप्लीमेंट्री दिखेगा आपको। लेकिन अब जो लेटेस्ट बुक है आप जो देखोगे 1995 के या 2000 के बाद की जो बुक्स देखोगे, एडिशन कह रहा हूं मैं, उसमें ये सप्लीमेंट्री वर्ड यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि अब इन क्वांटिटीज को भी हमने नई क्वांटिटी नई उसमें डाल दिया है एसआई डेराइव्ड यूनिट्स में। तो अब कोई भी आपसे पूछे कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को हम किस में काउंट करते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में, तो आपका आंसर होना चाहिए नो। आपका आंसर क्या होना चाहिए, सर ये भी क्या है अब एसआई ड्राइव्ड यूनिट हैं, क्योंकि इनको भी एसआई यूनिट से ड्राइव किया जाता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, एसआई ड्राइव्ड यूनिट्स। हाँ, अगर तुम्हारे बोर्ड्स वगैरह में पेपर में आ जाता है और अगर वो 1995 वाली बुक से पहले बुक पर बेस्ड है तो उसमें ऑप्शन नहीं दिखेगा आपको, तो उसमें आप सप्लीमेंट्री टिक कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल फैक्ट ये है कि अब ये एसआई ड्राइव्ड यूनिट्स। तो ये था हमारा फंडामेंटल जो कि बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, और डेराइव्ड जो कि डेराइव्ड होती है फंडामेंटल से, और सप्लीमेंट्री जो कि एक्स्ट्रा थी जिनको अब हमने बोल दिया है एसआई ड्राइव्ड यूनिट्स। इसके बाद हम बात करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आप सबने 3 इक्वेशंस तो पढ़ी होंगी, है ना, ये तो सबको पता होगा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आप सबने 3 इक्वेशंस पढ़ी होंगी सबने। कोई बता सकता है 3 में से कोई भी एक इक्वेशन? हैंड रेस कर सकते हो आप, जिसको भी आइडिया है। हिंट देता हूं मैं, पहली इक्वेशन आपने ये पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाली। ऐसी हमारे पास 2 इक्वेशन और होती है, ये वाली v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अब वैसे तो एक 4th इक्वेशन और भी होती है, वो क्या होती है, वो इन्हीं से डेराइव होती है, वो होती है sn इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। अभी हमारे पास डेराइव करने का टाइम नहीं है, वरना हम इसको डेराइव भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये 4 इक्वेशंस है हमारी, वैसे तो 3 इक्वेशंस है, चौथी इक्वेशन इसी से डेराइव्ड है। बट अभी हम क्या करते हैं, चाहे हमारे बोर्ड में आ जाता है, चाहे हमारे स्कूल के एग्जाम होते हैं, और चाहे हमारे जेईई के एग्जाम होते हैं, कई बच्चे क्या गलती कर देते हैं, वो हर एक क्वेश्चन में जहां वेलोसिटी गिवन है, जहां टाइम गिवन है, यहाँ ये इक्वेशन लगाने की कोशिश करते हैं हर एक क्वेश्चन में, और कई बार उनका आंसर आ भी जाता है, कई बार आंसर नहीं आता। लेकिन ये इक्वेशन हमने हर जगह नहीं लगानी। इस इक्वेशन की एक खास बात है, देखो हर इक्वेशन में क्या जरूरी आ रहा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैं नोमेनक्लेचर कर देता हूं। u यहां पर क्या है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, और t क्या है, टाइम, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। अब ध्यान से देखना, हर एक इक्वेशन में a आ रहा है, और a अपना साधारण रूप से आ रहा है सर, है ना, तो a यहां पर कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन की सबसे खास बात क्या है, ये तभी अप्लाई होंगी जब हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा या कांस्टेंट होगा। तो इसीलिए इस इक्वेशन का नाम भी क्या है, इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये भी इसका नाम है। तो याद रखना, ये इक्वेशन तभी लगाओगे जब हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म या कांस्टेंट गिवन होगा, अदरवाइज ये इक्वेशन नहीं लग सकती। इसी वजह से आप अगर हर क्वेश्चन में इसको लगाने की कोशिश करते हो, आंसर नहीं आता, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता। लेकिन सर फिर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस होंगे जो, उनकी कैसे करेंगे सर, अब उनको भी तो सोल्व करना है। उनके लिए हम यूज करते हैं बच्चे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। आप सबको पता भी होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखो, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन होती है तो हम उसको वेलोसिटी में चेंज कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट से मतलब वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे सर, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट की कोई इक्वेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल
मुझे ये गिवन है s इज इक्वल टू 4t का क्यूब। ठीक, ये मुझे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है। और भी सिंपल लें ताकि हम फटाफट कर सकें, s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। अब ये डिस्प्लेसमेंट है। अब ध्यान से देखो, ये डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड कर रही है। कैसे? t जो है अगर 0 हो तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखो क्या आएगी, t 0 पर 0, क्योंकि यहां पर t पुट 0 पुट करूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की 0। t 1 पुट करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू 1 1 और 2 का 2 आ जाएगा। t 2 पुट करूंगा तो वैल्यू देखो डिस्प्लेसमेंट की क्या आ जाएगी, 4 2 जा 8। तो देखो जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट थी 0, जब टाइम 1 हुआ तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 2 मीटर, जब टाइम 2 हुआ तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 8। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, ऐसे बोलते हैं इसको वेरिएबल क्वांटिटी, वेरिएबल है। इसी जगह पर जब भी ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी हो तो समझ जाना बच्चे अपने आप ही, या तो क्या यूज होने वाला है, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। अब इसकी भी पूरा लॉजिक है कि कब डिफरेंशिएशन करना है कब इंटीग्रेशन करना है, लेकिन अभी एज पर टाइम कन्वीनियंस है ना, हम इसको समझ एक बार देख लेते हैं कि कैसे। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट दे रखी है और मेरे से पूछ लिया वेलोसिटी बताओ, मैंने तो डिस्प्लेसमेंट दे दी आपको। डिस्प्लेसमेंट उसने सीधी सीधी तो नहीं दी, उसने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है। अब आपको इक्वेशन निकालनी है वेलोसिटी की, तब वो कैसे निकालोगे? बहुत आसान। डिस्प्लेसमेंट देखो, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, आपको वेलोसिटी निकालना है। डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट की चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही वेलोसिटी होता है। तो जब भी चेंज निकालते हो किसी चीज का तो डिफरेंशिएशन होगा उसके अंदर, है ना। अगर बेशर्ते मैं अभी पूरी कंडीशन बताऊंगा, देखना मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, मेरे को जाना है वेलोसिटी की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो यहां पर इसका मैं डिफरेंशिएशन अगर कर दूं किसका, s इज इक्वल टू, मैं यहां पे ही करके दिखा देता हूं, s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर था, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं सर, ds बाई dt, d बाई dt, s की वैल्यू पुट करो 2 ऑफ t स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना कितना आसान है, तो सर पावर आगे आ जाती है, 2 आगे आ जाएगा तो 2 2 सा कितना हो जाता है 4, और t की पावर में से 1 कम हो जाएगा, t में से 2 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, तो 4t इसकी क्या हो जाएगी डिफरेंशिएशन करके वैल्यू। तो डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट का किया है तो क्या आना चाहिए, वेलोसिटी, यानी ये ds बाई dt और कुछ नहीं है, ये क्या आ गया हमारा, वेलोसिटी आ गया। तो मेरे को अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है और मेरे को वेलोसिटी निकालनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। सिमिलरली अब ये वेलोसिटी है, यही वेलोसिटी है मान लो, इसी का क्या करना है अब इसको, इससे ये दे रखा है हमें और पूछ लिया क्या निकालो, कहता है एक्सेलरेशन निकालो। अब क्या करें सर, कोई बात नहीं, अब आप इस पोजीशन पे हो, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो देखो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाने के लिए फिर से क्या करना पड़ रहा है हमें, डिफरेंशिएशन। तो यानी अब इस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करूंगा, यानी dv बाई dt जब करूंगा, यानी d बाई dt ऑफ 4t, 4 आगे बाहर आ जाएगा, dt बाई dt गया तो ये 4 इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो सिंपल, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, वेलोसिटी निकालनी है तो डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन निकालना है तो डिफरेंशिएट कर दो। तो अगर मान लो मेरे को दे रखा हो डिस्प्लेसमेंट और सीधा ही पूछ ले बताओ एक्सेलरेशन, तो क्या करना है, तो डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो, क्योंकि पहली बार डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करूंगा तो आएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी का फिर डिफरेंशिएशन करूंगा तो फिर क्या आएगा, एक्सेलरेशन। अगर इसको आप 2 बार डिफरेंशिएशन, देखो अगर ये गिवन होता तो मैं एक बार तो डिफरेंशिएट करके निकालता वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट करके निकाला एक्सेलरेशन। तो ये बस इसी पॉइंट को, इसी फ्लो चार्ट को याद रखोगे तो सब कुछ याद रहेगा। अभी मैं इसके अंदर एक और चीज भी ऐड करूंगा। अच्छा उल्टा हो जाए सर, अगर यहाँ तो वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है और पूछ लिया हो डिस्प्लेसमेंट, मतलब हूं तो यहाँ लेकिन पूछा यहाँ है, तो अब इसका उल्टा होएगा। डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या करते थे, इंटीग्रेशन। तो अगर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ऐसे ही सर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से इंटीग्रेशन। अभी हम इसके क्वेश्चन भी देखेंगे ताकि आपको समझ में आए, बट ये बहुत एक प्योर सिंपल सा चार्ट है। अब इसके अंदर हम एक और चीज ऐड करेंगे ग्राफ की फॉर्म में। पहले एक बार ग्राफ को देख लेते हैं, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो हैंड रेज कर सकता है बच्चे। तो देखो ये ग्राफ सिंपल सा ग्राफ है, लेकिन हर एक
एक्सेलरेशन का, डिस्प्लेसमेंट का और वेलोसिटी का, दोनों को, तीनों का करेंगे। सर देखो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है, अरे भाई मैं घर पे खड़ा हूं, अपने एक जगह पर खड़ा हूं, चल ही नहीं रहा, मैं बिल्कुल भी नहीं चल रहा, तो देखो घड़ी में देखते रहो, घड़ी में शुरू में टाइम जब 0 सेकंड था तब भी मैं खड़ा था, स्टॉप वॉच पे देखा, तब भी मैं अपने रूम से मान लो 100 मीटर की दूरी पर खड़ा था। सर इस पॉइंट पे खड़ा हूं। अच्छा, जब घड़ी में टाइम देखा 5 सेकंड के बाद, तब भी देखो मैं वहीं खड़ा था, 10 सेकंड के बाद वहीं खड़ा था, 15 सेकंड के बाद भी वहीं खड़ा था, तो मेरी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही। पोजीशन चेंज नहीं होने का सीधा सीधा मतलब है कि मैं कैसा हूं, रेस्ट पर हूं। इसीलिए जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ पूछते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, तो एक कांस्टेंट लाइन बन जाती है। ठीक, सिमिलरली वेलोसिटी, अब जब चल ही नहीं रहा, वेलोसिटी क्या होता है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रही है या कितनी पोजीशन में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब पोजीशन में चेंज हो ही नहीं रहा तो वेलोसिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता, तो इसलिए वेलोसिटी 0 होगी। अब वेलोसिटी नहीं है तो वेलोसिटी का चेंज नहीं है, और वेलोसिटी का चेंज ही तो क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गई, 0। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा स्टेशनरी होगा तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेंगे। सिमिलरली अब मान लो मेरा यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, कैसे है यूनिफॉर्म मोशन भाई, मान लो t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे तो मैं 0 मीटर पर था, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर मैंने ट्रेवल किया, मेरी पोजीशन हो गई 2 मीटर, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे मेरी पोजीशन हो गई 4 मीटर, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे मेरी पोजीशन हो जाएगी 6 मीटर, और t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे मेरी पोजीशन हो गई 8 मीटर। ऐसा चला हूं मैं। तो देखो आप ध्यान से, ये तो डिस्प्लेसमेंट की, ये तो मेरी पोजीशन है और ये मेरा टाइम है, तो देखो कितने गैप है हर बार, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 2 से 3 भी 1 सेकंड का गैप है, 3 से 4 भी 1 सेकंड का गैप है, तो हर एक 1 सेकंड के गैप में मैं कितना चलाऊं, देखो यहां से 0 से 2 चला 2 मीटर, 2 मीटर से 4 मीटर चला, ये भी कितना मीटर हो गया, 2 मीटर ही तो एक्स्ट्रा चलाऊं, 4 से 6 के बीच में भी कितना मीटर चलाऊं, देखो 2 मीटर, 6 से 8 के बीच में भी कितना मीटर चलाऊं बच्चों, 2 मीटर। तो देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मैं इक्वल डिस्टेंस चला हूं, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो अब इक्वल चलाऊं बिल्कुल, तो इसलिए इसका ग्राफ भी यूनिफॉर्म मोशन जैसा स्ट्रेट लाइन होगा, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड, कि 1 सेकंड में मैं कितना चला हूं वही तो वेलोसिटी होती है ना। तो 1 सेकंड में मेरी पोजीशन में कितना चेंज आया, 2 मीटर। किसी भी, इस ग्राफ की खास बात यह है कि आप किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालोगे सेम आएगी, आप कहीं पर भी निकाल दो, चाहे आप 0 से 1 के बीच में निकाल दो, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 सेकंड के बीच में, 3 से 4, 4 से 5, वेलोसिटी 100% श्योर है कि क्या आएगा सर, 2 मीटर पर सेकंड। इस केस में, हर केस में नहीं, तो याद रखना। अच्छा, अब वेलोसिटी हर टाइम पर 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है सर, वो चेंज ही नहीं हो रही, तो इसीलिए अब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कितना बनेगा, बिल्कुल सर स्ट्रेट लाइन, ऐसे कांस्टेंट, सर चेंज ही नहीं हो रही। जैसे इस केस में कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, तो पहले देखा तब भी इतनी थी, अभी भी इतनी है, बाद में भी इतनी है, तो चेंज नहीं हो रही, तो कांस्टेंट ग्राफ बनेगा। अब अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन होता था वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन क्या है, 0, तो इसलिए एक्सेलरेशन का ग्राफ 0 बनता है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड इक्वेशन में देखना, थोड़ा सा पैराबोला टाइप आएगा, आपको दिख रहा होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये कभी मत बोलना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ, कभी कभी जेई और नीट में पूछ लेता है, खासकर जेई में तो अब कम पूछता है, लेकिन नीट में ज्यादा पूछता है कि ये ग्राफ देखना, सिर्फ सीधा ऐसे नहीं पूछेगा, और भी इक्वेशंस की फॉर्म में पूछ लेगा, लेकिन इस ग्राफ का कहीं ना कहीं रोल आ ही जाता है जेई नीट में। तो देखो ध्यान से, ये इक्वेशन ये कहां से ड्राइव हुआ है, हम इसको ड्राइव भी कर सकते हैं वैसे, ये इस इक्वेशन से आया ग्राफ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो देखो s किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ at स्क्वायर के, तो s और t का देखो t के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जब भी ऐसा ग्राफ दिख जाए, खासकर नीट में दिक्कत होती है बच्चों को, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, या कोई a क्वांटिटी b के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो उसका ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा, पैराबोला कुछ टाइप, ठीक है। तो ये है कांस्टेंट, क्योंकि इक्वेशन कौन सी है सर, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, इसीलिए ये ग्राफ कब है सर, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब इस ग्राफ में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, और एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट तभी होता है जब वेलोसिटी कैसी होती है बच्चे, यूनिफॉर्म, इक्वल इंटरवल पर इक्वल वेलोसिटी होती है, तो इसलिए इस टाइम
वेलोसिटी यूनिफॉर्म बनेगी। याद रखना एक चीज बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी हमारी बढ़ तो रही है लेकिन सेम अमाउंट में। तो देखो ध्यान से, और यहां पर वेलोसिटी हो गई यूनिफॉर्म तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये याद रखना, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है ना, हमारा मैथ से टच छूट जाता है इसी वजह से नीट वालों, तो ध्यान रखना इस बात को। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो। चलो अब सर एक आपने कहा था एक चीज ऐड करेंगे, अभी मैं थोड़ा सा बताता हूं सर। हम बात कर रहे थे किसकी, जब हम डिस्प्लेसमेंट से निकाल रहे थे सर वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी से क्या निकाल रहे थे, एक्सेलरेशन, तो हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन सर ये तो तब करोगे ना जब आपको ऐसा कुछ इक्वेशन दे रखी हो, मान लो 2t² या वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t कुछ ऐसा, लेकिन इक्वेशन नहीं दे रखी सर, ग्राफ दे रखा है। मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम की इक्वेशन नहीं दे रखी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है कुछ ऐसा, है ना, या ऐसा दे रखा है या कैसे भी जैसा आपको दिखे, ऐसा दे रखा है मान लो। अब इस इक्वेशन के लिए नहीं है ऐसा, अब बोल रखा है कि बताओ वेलोसिटी, और इसके बीच में इनकी मार्किंग कर रखी है सर, 0 1 2 3, यहां पर भी ऐसी मार्किंग कर रखी है सर। तो सर अब पूछ दिया डिस्प्लेसमेंट दे रखी है लेकिन वेलोसिटी निकालो, अब डिफरेंशिएशन कैसे करें, इक्वेशन तो है ही नहीं, या तो इससे इक्वेशन निकालो पहले। बट इससे भी अच्छा काम क्या है, जब भी ऐसा कुछ केस आ जाए कि जहां डिफरेंशिएशन करना चाह रहे थे लेकिन ग्राफ है सर, इक्वेशन नहीं दिख रही, तो अब क्या करें, तो याद रखना यहां डिफरेंशिएशन की जगह क्या कर देना, उस केस में स्लोप निकाल देना। सेम बात है सर, डिफरेंशिएशन और स्लोप एक जगह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा समझ लेना। तो सर अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा हो और वेलोसिटी पूछी हो तो इसका स्लोप निकाल दो। कैसे पता चला सर स्लोप, आपको रट लें, नहीं रटना नहीं है सर, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो ds/dt, अब ds देखो यहाँ पर y एक्सिस है, तो y एक्सिस का चेंज, और dt देखो नीचे x एक्सिस है, डिवाइडेड बाय x एक्सिस का चेंज, x एक्सिस y एक्सिस का चेंज डिवाइडेड बाय x एक्सिस का चेंज, ये क्या है, y एक्सिस का चेंज डिवाइड बाय x एक्सिस का चेंज, ये क्या है हमारे पास, स्लोप। इसीलिए तो मैंने बोला जहां जहां डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है वहां वहां क्या यूज कर दो, स्लोप, क्योंकि ds/dt भी डिफरेंशिएशन है और स्लोप भी क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएशन है। तो इस बात को हमेशा याद रखना, जहां जहां तुम्हारा डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा है वो वहां वहां तुम क्या यूज कर सकते हो, स्लोप। अब मैं तुम्हें वेलोसिटी दे दूं लेकिन वेलोसिटी की इक्वेशन ना दूं, वेलोसिटी और टाइम का क्या दे दूं, ग्राफ दे दूं। अब पूछूं एक्सेलरेशन निकालो, तो तुमने क्या करना है सर, इक्वेशन तो है ही नहीं, कैसे निकाल ले, डिफरेंशिएशन करें, तो तुम वेलोसिटी और टाइम का तुम्हें क्या दे रखा होगा, ग्राफ तो दे रखा होगा ना, तो उस ग्राफ का क्या निकाल देना, स्लोप। और जैसे ही उस ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन। अच्छा सर अब उल्टा दे रखा हो, मान लो एक्सेलरेशन दे रखा हो और वेलोसिटी पूछा हो, तो आप तो कहते थे इंटीग्रेशन करना है, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाना हो तो भी आप कहते थे इंटीग्रेशन करना है। लेकिन इस केस में भी अगर इक्वेशन ही ना दे रखी हो, सिर्फ क्या दे रखा हो, ग्राफ। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है, ठीक ऐसा कुछ, और पूछ दिया डिस्प्लेसमेंट, तो सर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालने का मतलब होता था इंटीग्रेशन, लेकिन अब तो इक्वेशन नहीं है, ग्राफ है, तो क्या करें सर, इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व निकाल दो, क्योंकि इंटीग्रेशन और कुछ नहीं होता, इंटीग्रेशन का मतलब ही यही होता है, एरिया अंडर कर्व। तो जहां जहां डिफरेंशिएशन है वो वाला काम आप स्लोप से कर सकते हो, और जहां जहां इंटीग्रेशन है वो वाला काम आप कैसे कर सकते हो सर, एरिया अंडर द कर्व से कर सकते हो। याद रखना इस बात को हमेशा, अभी क्वेश्चन में दिखा भी दूंगा, तो इस बात को कभी भी नहीं भूलना। डिफरेंस, किसी को डाउट है तो मैं रिपीट कर दूंगा लेकिन पूछ लेना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी तो स्लोप डिफरेंशिएशन एक बात है, इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व एक बात है। आओ देखते हैं। अच्छा अब वो एक SN वाली इक्वेशन थी सर, वो भी देख लो।
ये आपने लास्ट इक्वेशन बताई थी सर, Sn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। ये कैसे होगा सर? ये क्या है सर? एक इक्वेशन थी ये और एक इक्वेशन है ये। आप दोनों इक्वेशन से वाकिफ तो होंगे, मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ी तो होगी, बट ध्यान से देखना अगर किसी को नहीं पता बाय चांस। तो देखो बच्चे, अब मान लो क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि भाई मान लो क्वेश्चन में पूछता है कि एक बॉडी है 0 से लेकर 10 सेकंड तक उसने ट्रेवल किया है, तो तुमसे पूछता है बताओ 5 सेकंड के अंत में, क्या बोल रहा हूं मैं, 5 सेकंड के अंत में यानी 5 सेकंड के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो तुम सीधा सा यहां पर टी की वैल्यू 5 पुट कर दोगे और अपनी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख दोगे। ऐसे ही पूछो 4 सेकंड के अंत में, तो तुम टी की वैल्यू 4 पुट कर दोगे और यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे। ऐसे 3 सेकंड के अंत में तो 3। लेकिन अगर वो कह दे कि बताओ डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द 4th सेकंड या इन द 4th सेकंड, मतलब अब उसने ये नहीं कहा कि 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, उसने कहा 4थे सेकंड में या 3रे सेकंड में। अगर बॉडी ने 0 से 10 सेकंड के बीच में ट्रेवल किया है तो वो ये नहीं कह रहा कि 4 सेकंड के बाद बताओ, वो कह रहा है 4 सेकंड जो चौथा सेकंड है 4th सेकंड, उस पर्टिकुलर सेकंड में उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की है ड्यूरिंग द 4th सेकंड। उस केस में ये इक्वेशन लगती है SN क्या है? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल ड्यूरिंग एन इंटरवल। एन क्या है? नंबर ऑफ सेकंड। जैसे अब यहाँ पे 4th सेकंड में पूछा है तो एन की जगह क्या लिख दोगे? 4। तो S4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? U प्लस ए बाई 2, यहां पर एन की जगह लिखो 4, 4 2 जा 8, 8 में से बन गया 7। U आपको गिवन होगा, और अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो U 0 भी हो जा सकता है। ऐसे ही बोला जाए डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर कोई जवाब देना चाहे तो जरूर देना, अगर मैं आपसे बोलूं बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग या आफ्टर 6 सेकंड, तो कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए? आफ्टर 6 सेकंड अगर मैं पूछ रहा हूं, आफ्टर 6 सेकंड्स, तो ये इक्वेशन यूज करें या सेकंड वाली करें? किसी को कोई आइडिया? चलो कोई बात नहीं। आफ्टर 6 सेकंड, आफ्टर 6 सेकंड का मतलब खत्म होने के बाद, जब भी ऐसा बोला जाए आफ्टर 6 सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन ये वाली यूज करेंगे। लेकिन अगर उसने बोल दिया ड्यूरिंग 6th सेकंड, 6th, ये TH वर्ड जहां दिख जाए ये वाली इक्वेशन लगेगी। याद रखना इस बात को। अब जैसे इसमें बात कर भी रखी है, देखो ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में और 4th सेकंड में। तो ये तो बहुत आसान हो गया। Sn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 पुट कर दो। वो कह रहा है पहले रेशियो बताओ फर्स्ट सेकंड में कितना किया, तो पहले n की जगह क्या लिख दूंगा? 1 सेकंड, तो पुट कर दूंगा S1 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही जब n की जगह 2 पुट कर दूंगा तो S2 की वैल्यू आ जाएगी। जब 3 पुट कर दूंगा तो S3 की वैल्यू आ जाएगी। जब 4 पुट कर दूंगा तो S4 की वैल्यू आ जाएगी। फिर इन सब की रेशियो ले लूंगा, बात खत्म। देखो S फर्स्ट निकाला उसने, n की जगह क्या पुट किया? 1, फिर n की जगह क्या पुट किया? 2, फिर n की जगह क्या पुट किया? 3, फिर क्या पुट किया? 4। ये आंसर आए हमारे। अब a की जगह यहां पर लिया है g। क्यों g लिया है सर? क्योंकि जब बॉडी फॉल करती है तो उसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन लगता है सर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए a की जगह g लिया। याद रखना इस बात। तो ये इसकी रेशियो आ जाएगी। तो इस इक्वेशन पे क्वेश्चन आते हैं नीट में और अच्छे खासे आते हैं। तो इस इक्वेशन को अब ध्यान से समझ लेना और दिमाग में भी रखना, क्योंकि हर बार ड्राइव करने का टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा, जैसे ही अब ये ग्राफ है, देखो अब हमने बताया, देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ गिवन है सर। ये भी 2022 का फेज 1 का पेपर क्वेश्चन है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ सर, अच्छा डिस्प्लेसमेंट है लेकिन सर इक्वेशन नहीं गिवन, ग्राफ गिवन है। पूछा क्या है? वेलोसिटी बोल दिया किया सर। दो ग्राफ हैं, दो कर्व हैं, एक ये फर्स्ट कर्व, एक ये सेकंड कर्व। अच्छा, तो ध्यान से देखो, ये दो कर्व दे रखी है, दोनों की डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, यानी दोनों का डिस्प्लेसमेंट पता है। पूछा क्या है? वेलोसिटी बताओ उनकी, वेलोसिटी। तो सर अगर आपने बोला था डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना है तो करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। बट सर इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन आपने कहा था अगर इक्वेशन नहीं हो तो क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएशन की जगह स्लोप निकाल सकते हो। और याद रखो, मैथ नहीं पढ़ा हुआ था ना हमने थोड़ा बहुत, लेकिन इतना याद रखना, तुमने पढ़ा भी होगा
कि भाई स्लोप निकालने का एक और तरीका होता है ग्राफ का। वो क्या होता है सर? तुम उस ग्राफ का अगर थीटा गिवन है तो क्या निकाल लो, याद रखना बच्चों, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा निकाल दोगे वही उसका स्लोप है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का स्लोप निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ का टेंजेंट थीटा निकाल दो। तो फर्स्ट कर्व का देखो थीटा कितना बन रहा है, 45। तो फर्स्ट कर्व के लिए v1 वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट 45। ऐसे ही सर सेकंड कर्व के लिए वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? सेकंड कर्व के लिए देखो एंगल क्या बन रहा है, 30, तो आ जाएगी टेंजेंट 30। तो याद रखना एक आ जाएगा 1/√3 और एक आ जाएगा 1 और 1/√3 को जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा √3:1। ये 1/√3 दिख रहा है? याद रखना इस बात को। उन्होंने पहली कर्व को पहले नीचे वाली कर्व को लिख रखा है। अब ये भी ध्यान रखना, रिस्पेक्टिव वेलोसिटी पूछी है ना, तो रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, कई बच्चे यही कंफ्यूजन हो जाएंगे। देखो ऑप्शन में √3:1 भी है और 1/√3 भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि किसको ऊपर रखना है किसको नीचे। उन्होंने बोला रिस्पेक्टिव। रिस्पेक्टिव का मतलब होता है जिसकी पहले बात की गई है उसको पहले रखो। तो पहले 30 डिग्री वाले की बात की हुई है तो ऊपर रखोगे टेंजेंट 30, यानी ये वाला हो जाएगा v2 ऊपर और नीचे हो जाएगा v1, यानी क्या, टेंजेंट 45। क्योंकि 45 की बात बाद में हुई है इसलिए इसको बाद में लिखना है। रिस्पेक्टिव का मतलब ही यही होता है। तो टेंजेंट 30 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/√3 और टेंजेंट 45 होता है बच्चों 1। तो रेशियो कितनी आ जाएगी v2/v1, 1/√3। तो ऑप्शन आ जाएगा ये, ना कि √3:1। कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। ये देखो, तो रिस्पेक्टिव का मतलब जिसकी बात पहले की गई है उसको पहले, जिसकी बात बाद में की गई है उसके बाद। तो स्लोप टेंजेंट थीटा से निकलता है। अब जैसे ये इसको पूरा नहीं करेंगे, बस इतना देखते हैं क्योंकि टाइम की अभी कमी है, बट देख लो इसमें भी देखो क्या रहेगा, एक 1 डायमेंशनल यानी स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। वेलोसिटी दे रही है देखो बीटा x की पावर -2n। ठीक है, ये भी नीट का क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, नीट का कैपिटल ही लिखेंगे। तो v = बीटा x की पावर -2n। बीटा एंड एन कांस्टेंट है, बीटा और एन कांस्टेंट है। जैसे ही कांस्टेंट आ जाए समझ लो काम आसान। x क्या है, डिस्पोजिशन यानी वही डिस्प्लेसमेंट वाली बात। तो एक्सेलरेशन बताना। अब ये कैसे करोगे सर, ये थोड़ा सा सोच के करना, एज एन होमवर्क भी लेना है इसको। क्योंकि सर आपने बोला था वेलोसिटी से क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तो निकालने के लिए क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसका डिफरेंशिएशन तो करेंगे लेकिन वो नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मल डिफरेंशिएशन में हमें वेलोसिटी किसका फंक्शन देते हैं बच्चे, टाइम का। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी किसका फंक्शन है, एक्स का। तो थोड़ा सा सोच के आना सर इसमें क्या लगेगा, क्योंकि अगर सिंपल वेलोसिटी हमारे को दे रखी होती मान लो बीटा t², तो हम कर देते सिंपल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर आ जाता 2t बीटा और आंसर आ जाता है एक्सेलरेशन। बट इस केस में जो वेलोसिटी है वो t का फंक्शन नहीं है, टाइम पर डिपेंड टाइम पे तो करेगा ही करेगा लेकिन x पर डिपेंड कर रहा है। तो सोच के आना थोड़ा सा घर से कि अब क्या होगा सर, अब कैसे करेंगे। डिफरेंशिएशन यूज होगा। हिंट दे देता हूं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एक और रिलेशन होता है, हिंट है इसका ये, इससे सोल्व तो हो जाएगा बट खुद से फिगर करके आना आउट। v × dv/dx, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको नीट में हेल्प करेगा। ध्यान से, एज एन होमवर्क है ये, ध्यान से करना। इसमें वैल्यू पुट करते ही आंसर आ जाएगा। मैं आपको सॉल्यूशन भी अटैच कर दिया है, ये देखो ये यूज किया हुआ है इसने। तो v भी दे रखा है, आपने बस dv/dx निकालना है इसका, बस और कुछ नहीं करना, ट्राई करना। अच्छा ये अब इसमें काइनेमेटिक है, देखो एक बॉडी को वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका है, नीचे की तरफ फेंका है, कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल स्पीड है 20, और अगर वो ग्राउंड को हिट कर रही है आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी दे रखी है ये भाई, जिससे गिरी थी वो इनिशियल, और फाइनल में गिरने वाला क्या है 80 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। अच्छा अब हाइट बतानी है आपको। अब बच्चों कंफ्यूजन, ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए लिया है, आसान क्वेश्चन है बट सिर्फ इसीलिए लिया ताकि आपकी एक प्रॉब्लम दूर हो कि कब कौन सी इक्वेशन लगानी है। हम बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये भी इक्वेशन है सर, ये भी इक्वेशन है, और सर v² - u² = 2as भी है, और आपने तो एक और बढ़ा दी सर, जो कि हमें पता तो था आप लोगों को भी
u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। अब कौन सी इक्वेशन यूज करें कब? तो ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, कभी दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद। तुम देखा करो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन क्या है। बच्चे एक्स बॉडी नीचे गिर रही है तो आप सबको पता है एक्सेलरेशन तो गिवन ही होगा, वो कितना होता है g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट। तो एक्सेलरेशन तो पता ही है। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है सर इनिशियल वेलोसिटी, क्वेश्चन में गिवन है सर फाइनल वेलोसिटी, और आफ्टर सम टाइम बोल रखे, लेकिन टाइम गिवन नहीं है। तो सर इनिशियल वेलोसिटी तो यूज होने वाली है, फाइनल भी होने वाली है। निकालना है हाइट, हाइट बोले तो डिस्टेंस निकालना है, यानी s निकालना है। तो सर ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें v भी हो, u भी हो और s भी हो, लेकिन टाइम ना हो, क्योंकि टाइम गिवन नहीं है। तो v, u और s कौन सी इक्वेशन लग रही है? सर इसमें तो टाइम है, तो ये तो नहीं पुट कर सकता। सर इसमें तो टाइम है, ये भी यूज नहीं कर सकता। सर इसमें देखो सर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसमें तो टाइम है नहीं, v पता है, हाँ, u चाहिए, u भी है, और s भी पता है, हाँ सर, एक्सेलरेशन तो पता ही है सर जी। तो ये इक्वेशन यूज कर लूंगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और इसके अंदर वैल्यू पुट करते ही मेरा आंसर आ जाएगा। देखो यही पुट किया हुआ। अब कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर आपने तो माइनस बोला था, इसने प्लस क्यों लिख रखा है? बात वो भी सही है, ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि हम साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं यहाँ पर। क्यों साइन कन्वेंशन? कैसे सर? जब भी वेक्टर क्वांटिटीज आ रही होती है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो कोई चीज ऊपर की तरफ, कोई चीज नीचे की तरफ, तो तुम पहले से दिमाग में रख लो। हालांकि तुम्हारे ऑप्शन ऊपर होता है, तुम ऊपर वाले को पॉजिटिव लो या नीचे वाले को, पर जनरली यही लिया जाता है, जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है वो क्या होती है सर? पॉजिटिव, और जो नीचे की तरफ होती है वो क्या होती है सर? नेगेटिव। तो आप देखो जब बॉडी नीचे गिर रही है उस केस में हमारे पास क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा सर? नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा सर? नेगेटिव। कैसे सर? क्योंकि जी हमेशा कहां लग रहा होता है? नीचे की तरफ। तो ध्यान रखना, हालांकि आप इसको पॉजिटिव से भी सोल्व कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो या नीचे वाले को डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो। बस इक्वेशन इसमें यही यूज होगी, और वो क्यों यूज होगी, मेरा मकसद सिर्फ इतना था ये बताने का कि इसमें ये वाली इक्वेशन यूज क्यों होगी, क्योंकि हमें v पता था, u पता था और a पता था, s निकल सकता था। लेकिन अगर टाइम वाली इक्वेशन यूज करने बैठ जाओगे तो नहीं आएगा आंसर। आ जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा लंबा मेथड यूज करना पड़ेगा, पहले टाइम निकालना पड़ेगा, उसके बाद उस टाइम को यूज करके डिस्प्लेसमेंट। तो आराम से करेंगे इसी से। अब जैसे एक है ना, ये लास्ट क्वेश्चन, फिर छुट्टी। देखो यहां पर भी देखो, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है, और पूछा क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सर वेलोसिटी यहां पर लिखते थे आप, डिस्प्लेसमेंट यहाँ वेलोसिटी या टाइम। अब वेलोसिटी से जाना है टाइम तो करना होता था डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी सॉरी यहाँ पे लिखते थे एक्सेलरेशन, राइट। तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है तो डिफरेंशिएशन। लेकिन वो पूछ क्या रहा है? वेलोसिटी से क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस निकालो। तो सर यानी वेलोसिटी से जाना है डिस्टेंस की तरफ, तो सर इसके लिए तो यूज करते थे हम इंटीग्रेशन। बट इक्वेशन तो नहीं गिवन, ग्राफ गिवन है, तो इंटीग्रेशन नहीं है, तो क्या कर सकते हो? दूसरी चीज, एरिया अंडर द कर्व। तो इसका एरिया अंडर द कर्व निकालोगे, कहां से कहां तक? 25 सेकंड तक। तो 25 सेकंड तक का एरिया अंडर द कर्व निकाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस। और ध्यान से देखना, अब इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की बात हो रखी है। डिस्टेंस के लिए तो आपने कुछ नहीं करना, सबका एरिया निकालो और ऐड कर दो, फर्स्ट कर्व, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सबका एरिया निकाल के ऐड कर दो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो नेगेटिव भी हो सकती है। आप सबने पढ़ा हुआ, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। तो जो भी पॉजिटिव ऊपर है, ऊपर की तरफ जितने भी हैं सारे पॉजिटिव वाले, वो तो ऐड हो जाएंगे, और ये जो फिफ्थ कर्व है उसको माइनस कर देना, तो डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगी। डिस्टेंस के लिए सबको ऐड कर दोगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए जो नीचे वाला कर्व है उसको माइनस कर दोगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। तो यही इसने किया हुआ है। देखो 0 से 20 सेकंड का जो एरिया निकाला है वो इतना है, 20 से 25 का एरिया है 50, और डिस्टेंस कितना हो गया टोटल? फिर देखो सारे यहां से यहां तक का इसने निकाला एरिया अंडर द कर्व, वो आया 200, और इसका निकाला तो कितना आया? 50। तो डिस्टेंस का मतलब होता है सबको ऐड कर दो, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो 200 चाहिए, नीचे बना 50 होगा, हालांकि -50 होना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस में हम नहीं देखते। तो 200 + 50 कितना हो गया? 250। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 250।
अब डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, एरिया थोड़ी बदल जाएगा, एरिया तो इसका भी 200 लगेगा, लेकिन ये पॉजिटिव 200 है और ये नेगेटिव 50 है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बच्चे, 200 में प्लस नहीं करूंगा, अब माइनस कर दूंगा, तो वो आ जाएगा 150। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 150 और इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 250 हो जाएगा। तो याद रखना, तो इसकी रेशियो आ जाएगी अपनी, इनको डिवाइड करोगे तो 5/3। सिंपल, देखना अच्छे से जाके, ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बेसिक से हैं, ट्राई करके आना। जैसे इसमें भी रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ग्राफ नहीं गिवन, आप खुद से बना के देखना। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो जरूर पूछना, और अभी भी किसी को डाउट है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। डन सर, मेरे एंड से डन सर। All right, sir. All right. ठीक है, thank you. All the faculties and all the students over here, in case अगर आपके कोई doubts है तो आप पूछ सकते हो. If you have any kind of doubts regarding the session, please आप अपने doubts पूछ